आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10 2022-23 के लिए। इसमें जो टाइम है वो 3 आवर्स का है और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है। इसमें 15 मिनट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मिलेगा रीड करने के लिए। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट हैं, जैसे कि आपको मालूम है, रीडिंग है, ग्रामर एंड राइटिंग है और लिटरेचर है। और सारे क्वेश्चन को आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं हर पार्ट में उसको पढ़ के सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सेक्शन ए में हम लोग रीडिंग स्किल से चालू करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज से रिलेटेड। तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है, जैसे इसमें पैराग्राफ 1 लिखा है और 4 क्वेश्चन में पैराग्राफ 1 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 तक के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ 1 को पढ़ते हैं, समझते हैं और ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर पैराग्राफ 2 को पढ़ेंगे। तो देखिए पैराग्राफ 1 में बोल रहा है कि माउंटेन्स हैव ऑलवेज बीन हेल्ड इन ग्रेट ओ बाय मैनकाइंड, दे हैव बीन अ चैलेंज टू ह्यूमंस, दोज ब्रेव एमंग अस हैव ऑलवेज वांटेड टू कन्क्वेर देम, यू सी द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल, अ चैलेंज टू द ब्रेवरी ऑफ द ह्यूमन रेस। कि जो माउंटेन्स होते हैं वो हमेशा इंसानों के लिए एक डर का विषय रहे हैं, लेकिन एक ऐसा डर जिससे उनके मन में सम्मान या श्रद्धा पैदा होता है, वो हमेशा ह्यूमंस के लिए एक चैलेंज रहे हैं। और जो हमें से बहादुर होते हैं उनका इच्छा होता है कि उनको कॉन्क्वेयर करें, जीत जाएं। और जो माउंटेन जितना इनक्रेडिबल होता है, जितना अविश्वसनीय होता है, उतना ही ज़्यादा उसको क्लाइंब करना थ्रिल होता है, रोमांच से भरा होता है और वो हमारे बहादुरी के लिए एक चैलेंज, चुनौती होता है। क्लाइंबिंग माउंटेन्स इज एन एक्सपीरियंस दैट इज हार्ड टू पुट इन टू वर्ड्स। यू आर इन अ ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट एंड व्हेन यू रीच द टॉप यू फील इनक्रेडिबल। तो पहाड़ों को चढ़ना या माउंटेन को चढ़ना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको शब्दों में बयान करना बहुत कठिन होता है। आप एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण में होते हैं और जब आप टॉप में पहुंच जाते हैं तो आपको अविश्वसनीय महसूस होता है। बट यू ऑल्सो हैव टू क्लाइंब डाउन, व्हिच इज व्हेन मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन, पीपल आर टायर्ड, इट गेट्स डार्क, इट्स हार्डर। और जब आप वापस उतरते हैं, नीचे उतरते हैं, तभी सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, लोग थके होते हैं, अंधेरा होता है और ये बहुत कठिन होता है। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद बीइंग चैलेंजिंग एंड रिस्की फॉर द क्लाइंबर। इसीलिए माउंटेन क्लाइंबिंग जो है ना, निसंदेह रूप से सबसे प्रसिद्ध एडवेंचर स्पोर्ट्स है और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, चुनौती से भरा होता है और रिस्की होता है क्लाइंबर के लिए, पर्वतारोही के लिए। अब देखिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाई डज द राइटर से दैट माउंटेन्स इंस्पायर ओ इन ह्यूमंस। कि राइटर यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि जो माउंटेन होते हैं वो ह्यूमंस में श्रद्धा युक्त भय को या सम्मान युक्त भय को इंस्पायर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके सेकेंड लाइन में इसका आंसर है कि दे हैव बीन अ चैलेंज टू ह्यूमंस, क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए एक चैलेंज पैदा करते हैं, एक चुनौती पैदा करते हैं। और जो हम में से बहादुर होता है वो इसको जीतना चाहता है या कॉन्क्वेयर करना चाहता है। तो यही इसका आंसर होगा। अब इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि दे प्रेजेंट अस विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स। तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है कि वो कोई एक्साइटिंग स्पोर्ट्स के लिए हमको अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका बी है दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम। कि वो हमारे अंदर में एक ऐसी इच्छा पैदा करते हैं कि हम उनको जीत जाएं। बिल्कुल यही हमने अभी समझा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और सी देखिए दे इंस्पायर इन अस डीड्स ऑफ वेलर। ये भी हमने नहीं पढ़ा है, कोई इस प्रकार का कुछ कर रहे हों। और डी है दे रिप्रेजेंट पीस एंड अ काम टू अस, कि हमारे मन में शांति दिलाते हैं, ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसमें आंसर 1 लिखेंगे। आंसर 1 में बी होगा कि दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम। इसके बाद क्वेश्चन सेकेंड है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। कि हमको उस ऑप्शन को यहाँ पे चुनना है जो कि नीचे दिए गए रिलेशन को फॉलो कर रहा है। द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल। कि जो माउंटेन जितना ज़्यादा अविश्वसनीय होता है, जितना ज़्यादा कठिन होता है, उतने ही ज़्यादा उसको क्लाइंब करने के लिए थ्रिल पैदा होता है, रोमांच पैदा होता है। अब इसमें ए में देखिए द हायर द स्टेमिना द लोअर द फूड इनटेक। तो यहाँ पे देखिए जितना ज़्यादा स्टेमिना होगा उतना कम हमको खाना खाना पड़ेगा। तो ऐसे ही गलत है, हायर और लोअर। यहाँ पे क्या है, मोर इनक्रेडिबल। जो जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे थ्रिल होगा। तो मोर और ग्रेटर दोनों का देखेंगे। बी देखिए द मोर यू लाभ द लेसर यू इलनेस योर इलनेस।
यहाँ पे देखिए मोर जो है वो ज़्यादा है, जितना ज़्यादा आप फंसेंगे उतना ही कम आप बीमार पड़ेंगे, तो मोर और लेसर है। सी है द स्मॉलर द कार द बिगर द एडवांटेज, इसमें जितना छोटा कार होगा उतना ज़्यादा एडवांटेज होगा, अपोजिट है। लेकिन डी देखिए, डी बोलता है द हेवियर द लगेज द हायर द पेनल्टी, कि जितना ज़्यादा लगेज होगा उतना ज़्यादा पेनल्टी होगा। तो इसका ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे मोर इनक्रेडिबल और ग्रेटर, यहाँ पे हेवियर और हायर। इसका आंसर 1 का सेकंड का डी है, द हेवियर द लगेज द हायर द पेनल्टी। इसको आंसर में हम लोग ऐसा लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग, कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा जो डिस्प्ले करेगा कि जो राइटर नीचे के रेफरेंस के हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स। हमने भी समझा है कि माउंटेन क्लाइंबिंग जो है निसंदेह रूप से सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्पोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए ए बोलता है डाउट, तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और दूसरा बोलता है कासन, कासन माने होता है सावधानी, तो इसमें सावधानी वाला भी कोई बात नहीं है। और सी है कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब होता है देखिए दृढ़ मत, दृढ़ विश्वास, प्रबल मत, प्रबल आस्था। तो बिल्कुल ये जो सेंटेंस है हमको बता रहा है कि ये प्रबल मत है, प्रबल विश्वास है, प्रबल आस्था है कि माउंटेन क्लाइंबिंग जो है अनडाउटेबली एक मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और डी देखिए डिनायल, ये तो डिनायल वाला कोई बात इसमें नहीं है। आंसर 1 का फर्स्ट का थर्ड का आंसर है सी कन्विक्शन। इसका बी है दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम, क्यों हमारे अंदर में एक ऐसी इच्छा पैदा करते हैं कि हम उनको जीत जाएं। बिल्कुल यही हमने अभी समझा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और सी देखिए दे इंस्पायर इन अस डीड्स ऑफ वेलर, ये भी हमने नहीं पढ़ा है, कोई इस प्रकार का कुछ कर रहे हों। और डी है दे रिप्रेजेंट पीस एंड अ काम टू अस, कि हमारे मन में शांति दिलाते हैं, ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन सेकेंड है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो, कि हमको उस ऑप्शन को यहाँ पे चुनना है जो कि नीचे दिए गए रिलेशन को फॉलो कर रहा है। द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल, कि जो माउंटेन जितना ज़्यादा अविश्वसनीय होता है, जितना ज़्यादा कठिन होता है, उतने ही ज़्यादा उसको क्लाइंब करने के लिए थ्रिल पैदा होता है, रोमांच पैदा होता है। अब इसमें ए में देखिए द हायर द स्टेमिना द लोअर द फूड इनटेक, तो यहाँ पे देखिए जितना ज़्यादा स्टेमिना होगा उतना कम हमको खाना खाना पड़ेगा, तो ऐसे ही गलत है हायर और लोअर। यहाँ पे क्या है मोर इनक्रेडिबल, जो जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे थ्रिल होगा, तो मोर और ग्रेटर दोनों का देखेंगे। बी देखिए द मोर यू लाफ द लेसर यू इलनेस योर इलनेस, तो यहाँ पे देखिए मोर जो है वो ज़्यादा है, जितना ज़्यादा आप फंसेंगे उतना ही कम आप बीमार पड़ेंगे, तो मोर और लेसर है। सी है द स्मॉलर द कार द बिगर द एडवांटेज, इसमें जितना छोटा कार होगा उतना ज़्यादा एडवांटेज होगा, अपोजिट है। लेकिन डी देखिए, डी बोलता है द हेवियर द लगेज द हायर द पेनल्टी, कि जितना ज़्यादा लगेज होगा उतना ज़्यादा पेनल्टी होगा। तो इसका ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे मोर इनक्रेडिबल और ग्रेटर, यहाँ पे हेवियर और हायर। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग, कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा जो डिस्प्ले करेगा कि जो राइटर नीचे के रेफरेंस के हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स। हमने भी समझा है कि माउंटेन क्लाइंबिंग जो है निसंदेह रूप से सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्पोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए ए बोलता है डाउट, तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और दूसरा बोलता है कासन, कासन माने होता है सावधानी, तो इसमें सावधानी वाला भी कोई बात नहीं है। और सी है कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब होता है देखिए दृढ़ मत, दृढ़ विश्वास, प्रबल मत, प्रबल आस्था। तो बिल्कुल ये जो सेंटेंस है हमको बता रहा है कि ये प्रबल मत है, प्रबल विश्वास है, प्रबल आस्था है कि माउंटेन क्लाइंबिंग जो है अनडाउटेबली एक मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और डी देखिए डिनायल, ये तो डिनायल वाला कोई बात इसमें नहीं है। अब इसके बाद फ़ोन नंबर पे आते हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद द फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। ओपिनियन बोल रहा है, ओपिनियन हमको बताना है, रीजन दिया है बेस्ट एक्सपीरियंस्ड रादर देन डिस्क्राइब्ड, कि आप अनुभव करिए किसी चीज़ को बोलने से पहले, है ना, क्योंकि अनुभव जो है ना वो शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा सेंटेंस जो है इस ओपिनियन को बताएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि क्लाइंबिंग माउंटेन्स इज एन एक्सपीरियंस दैट इज हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स,
कि जो क्लाइंबिंग माउंटेन्स एक ऐसा अनुभव है जिसको शब्दों में बयान कर पाना असंभव है, और यही चीज़ जो है ना हमको ओपिनियन में लिखना है, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग है सेम है। आंसर 1 का फर्स्ट का फोर्थ में लिखेंगे हार्ड टू पुट इन वर्ड्स। अब क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 6 जो है, और 5 और 6 दोनों क्वेश्चन जो है ना वो पैराग्राफ 2 से रिलेटेड हैं। इसके बाद हम लोग पैराग्राफ 2 को पढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पैराग्राफ 2 में है कि विदाउट एनी परस्यूड रिस्क देयर कैंट बी अ फीलिंग दैट एनी सिग्निफिकेंट चैलेंज हैज बीन सरमाउंटेड फेयर, बट वी हैव टू बियर इन माइंड दैट माउंटेनियरिंग इज नॉट स्पोर्ट दैट कैन बी एम्बेरेस्ड विदाउट प्रिपरेशन। तो देखिए, बिना कोई रिस्क के लिए किसी को भी किसी चैलेंज में आनंद नहीं मिल सकता या चैलेंज को नहीं जीत सकता। और ईमानदारी से बोलें तो हमारे दिमाग में इस चीज़ को हमको रखना है कि माउंटेनियरिंग या पर्वतारोहण जो है एक ऐसा खेल नहीं है जिसको बिना किसी तैयारी के हम लोग कर पाएँ। द इंथुजास्ट मस्ट डेवलप इन देमसेल्व्स द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, विलिंगनेस टू अंडरटेक हार्डशिप्स एंड रिस्क, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ परसिवरेंस, इंड्योरेंस एंड कीननेस ऑफ पर्पज बिफोर क्लाइंबिंग अ माउंटेन। तो देखिए, जो जिज्ञासु लोग हैं, इंथुजास्ट हैं, उनके मन में ये भावना उनको डेवलप करना चाहिए कि वो बहुत ही कठिन और रिस्की चीज़ को अंडरटेक कर रहे हैं, ले रहे हैं। उनके अंदर में परसिवरेंस होना चाहिए, लगन और दृढ़ता होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए, जिसके कारण से वो माउंटेन क्लाइंबिंग कर पाएंगे। या माउंटेन क्लाइंबिंग करने से पहले ये गुण उनमें होना चाहिए। दे शुड आल्सो नो हाउ टू हैंडल द माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट। देन कम्स द फिनिश ऑफ द रिगोरस ट्रेनिंग। उनको माउंटेनिंग इक्विपमेंट को हैंडल करने का भी हुनर होना चाहिए, अन्यथा वो चढ़ ही नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, फिनिश का मतलब होता है तपस्या। उनके अंदर में तपस्या करने की क्षमता होना चाहिए एक कठिन ट्रेनिंग का। दिस कुड वेरी वेल बी द लाइफ लाइन अप देयर। और यही सब चीज़ें उनके जीवन को बचा सकती हैं, उनके लाइफ लाइन हो सकती हैं। इट हेल्प्स इनकुलकेट एंड होन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स दैट अलाउ द क्लाइंबर टू नेगोशिएट पेरिलस सिचुएशंस। तो ये जो है ना बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अविश्वसनीय स्थिति में और मन में इस चीज़ को बैठाने के लिए उनको अलाउ करते हैं कि जो पेरिलियस सिचुएशन होता है, खतरनाक स्थिति होता है, उनका सामना करने के लिए। देयर आर न्यूमरस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड दैट ऑफर सच ट्रेनिंग्स। भारत में और बाहर में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो इस प्रकार का ट्रेनिंग को ऑफर करते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन 5 है कि द राइटर कंपेयर्स ट्रेनिंग टू फिनिश इन द लाइन, देन कम्स द फिनिश ऑफ द रिगोरस ट्रेनिंग। पैराग्राफ 2 स्टेट वन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन ट्रेनिंग एंड फिनिश। देखिए, फिनिश का मतलब तपस्या होता है और टेनिस का मतलब प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो राइटर बोल रहे हैं कि कठिन प्रशिक्षण का जो तपस्या है ना, इसके बाद से आता है। ये हमने अच्छे से समझा है। तो चलिए यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी को हम लोग लिखते हैं। आंसर 1 का फर्स्ट का 5th में लिखेंगे कि रिक्वायर्स परसिवरेंस। इसको करने के लिए हमको दृढ़ता की जरूरत होती है। अब इसमें क्वेश्चन 6 है कि बेस्ड ऑन यूर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट लिस्ट 2 रीजन्स वाई द राइटर सेज दैट माउंटेनियरिंग इज नॉट ए स्पोर्ट दैट कैन बी एम्बेरेस्ड विदाउट प्रिपरेशन। कि हमने जो टेक्स्ट को पढ़ के समझा है उसमें से हमको यहाँ पे 2 रीजन बताना है कि क्यों राइटर बोल रहे हैं कि माउंटेनियरिंग एक ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसको आप बिना प्रिपरेशन के कर पाएँ। तो देखिए, इसमें हमने अच्छे से समझा है कि राइटर बताना चाहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और ऐसे रिस्क होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, आपका जान जा सकता है। साथ ही साथ वहाँ को जाने के लिए आप में इंडोरेंस होना चाहिए, किन्नेस होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, और आपको मॉनिटरिंग इक्विपमेंट को यूज करने का आप में कैपेबिलिटी होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यही रीजन को यहाँ पे 2 रीजन को यहाँ पे हमको लिखना है। तो चलिए 2 रीजन को हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट के 6 के फर्स्ट रीजन में लिखेंगे हम लोग कि बिकॉज माउंटेनियरिंग इंक्लूड्स डीलिंग विद सेवरल हेल्थ हजार्ड्स दैट कैन नॉट बी मैनेज्ड विदाउट प्रिपरेशन। क्योंकि माउंटेनियरिंग में हमको मालूम है कि बहुत प्रकार के हेल्थ से रिलेटेड खतरे होते हैं, तो इसको बिना प्रिपरेशन के मैनेज नहीं किया जा सकता। बी में लिखेंगे कि बिकॉज मैनेजिंग अनप्रिडिक्टेबल वेदर इज एसेंशियल इन माउंटेनियरिंग एंड कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट बीइंग प्रिपेयर्ड विथ स्पेसिफिक ट्रेनिंग। कि हमको मालूम है कि जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है माउंटेनियरिंग के लिए, और ये चीज़ों को जानना या समझना या मैनेज करना बिना स्पेसिफिक ट्रेनिंग के संभव नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 जो है वो पैराग्राफ 3 से है।
इसके बाद हम लोग पैराग्राफ 3 को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पैराग्राफ 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि माउंटेन क्लाइंबर्स आर यूनिमस इन एग्रीइंग दैट द अनप्रिडिक्टेबल वेदर इज व्हाट दे फियर द मोस्ट। कि सारे के सारे जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, पर्वतारोही हैं, एक मत से इस चीज़ को एग्री करते हैं कि जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है, मैंने ऐसा मौसम जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको नहीं समझ सकते, वही सबसे बड़ा खतरा होता है। देयर में बी सनशाइन वन मोमेंट एंड स्नो स्टॉर्म द अदर। एक क्षण के लिए वहाँ पे सूर्य दिखता है और दूसरे क्षण के लिए बर्फ़ का तूफान आ जाता है। एट हायर अल्टीट्यूड स्नो इज अ रेगुलर फीचर एंड बीइंग डिसाइसिव अबाउट सेटिंग अप कैंप्स और प्रोसीडिंग फर्दर इज क्रूशियल। तो हायर एल्टीट्यूड्स में स्नो जो है लगातार गिरते रहता है, बर्फ़ की लगातार बारिश होती रहती है और ये कैंप को सेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होता है। द आइसी सीड्स आफ्टर आइस स्टॉर्म्स मेक वॉकिंग ट्रेचरस वाइल द पाउडरी स्नो मेक्स अ माउंटेनियर सिंक डीप इनटू द स्नो। और जो आइसी सीट होते हैं बर्फीले तूफान के बाद, ये वॉकिंग को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं, विश्वासघाती बनाते हैं, कभी भी आप उसमें डूब सकते हैं। और साथ ही साथ जो पाउडरी स्नो होता है वो माउंटेनियर को स्नो के अंदर में काफ़ी गहराई तक डुबा सकता है। अब दे आर वेयर द इंटेंशन इज टू एम्ब्रेस नेचर्स वंडर वन रियलाइजेज दैट इट कैन नॉट बी डन विदाउट फेसिंग इट्स फॉर्मिडेबल ग्लोरी। वह ऊंचाई में अगर आपका इच्छा नेचर को जीतना है, नेचर के जादुओं को प्राप्त करना है, तो आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि बिना उसके डर का सामना करे आप इसको नहीं कर सकते। अ ट्रू माउंटेनियर में चैलेंज द माउंटेन यट इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू द पावरफुल फोर्सेस ऑफ द नेचर। और एक सच्चा माउंटेनियर माउंटेन को भले ही चैलेंज करता है, लेकिन जो शक्तिशाली प्रकृति की ताकतें हैं उनके प्रति भी उसके मन में रिस्पेक्ट की भावना होती है। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 7 नंबर कि व्हाट कनेक्ट डज द राइटर ड्रा आउट बिटवीन अनप्रिडिक्टेबल वेदर एंड द सेटिंग अप ऑफ कैंप्स। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से समझा है कि जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि जो सेटिंग अप कैंप्स है वो बिल्कुल डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। कि अगर सनशाइन होगा तो क्लाइंबर ऊपर चढ़ना चाहता है और स्नो स्टॉर्म होगा तो क्लाइंबर जो है ना वो कैंपिंग करना चाहता है, वहाँ पे रुका रहना चाहता है, क्योंकि यही डिसाइसिव फैक्टर होता है। अदरवाइज उसका लाइफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन हो जाता है। तो इसी के आंसर को हमको इसमें 7 नंबर में लिखना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। आंसर 1 में फर्स्ट का 7 है कि इफ़ द वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल, कि अगर आप वेदर का या मौसम का भविष्यवाणी नहीं कर सकते तो इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू डिसाइड व्हेन टू सेट अप कैंप्स एज माउंटेनियर्स वुड प्रिफर क्लाइंब व्हेन इट्स सनी एंड कैंप व्हेन इट्स स्नोइंग। तो ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है डिसाइड करना कि कब आप कैंप लगाएंगे माउंटेनियर्स होने के नाते। और माउंटेनियर्स लोग प्रेफर करते हैं क्लाइंब करना जब सनी होता है, जब सूर्य दिखता है, और वो लोग कैंप करते हैं जब वहाँ पे स्नोइंग होता है। अब उसमें क्वेश्चन 8 है कि द राइटर सेज अ ट्रू माउंटेनियर में चैलेंज द माउंटेन यट इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू द पावरफुल फोर्सेस ऑफ नेचर। कि एक जो सच्चा माउंटेनियर होता है वो माउंटेन को भले ही चैलेंज करता है, लेकिन वो हमेशा सम्मान देता है प्रकृति की शक्तिशाली ताकतों को। सेलेक्ट द रीजन द माउंटेनियर इज रिस्पेक्टफुल टू द फोर्सेस ऑफ नेचर अप इन द माउंटेन्स। यहाँ पे रीजन बताना है क्यों माउंटेनियर जो है ना वो फोर्सेस ऑफ नेचर को रिस्पेक्ट देता है माउंटेन के ऊपर में। इसमें ये बोलता है सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल यही है, अगर वो रिस्पेक्ट नहीं देगा तो जो फोर्सेस ऑफ नेचर है ना उसके जान को तुरंत ले लेंगी, किसी भी क्षण उसका मौत हो सकता है। तो बचने के लिए, सर्वाइवल के लिए वो ऐसा करता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बी देखते हैं एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के लिए ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि इसमें तो उसका जान से आ सकता है। फिर ट्रेडिशन, कोई परंपरा वाली बात नहीं है, और कोई डायरेक्टिव कहीं से उसको कोई डायरेक्शन मिल नहीं रहा है। तो इसका आंसर होगा सर्वाइवल। अब इसके आंसर में लिखेंगे आंसर 1 के फर्स्ट केट में सर्वाइवल, जो हमने समझा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ना पैराग्राफ 4 से लिए गए हैं। तो पैराग्राफ 4 को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके आंसर को हम लोग फिर लिखते हैं। इसमें पैराग्राफ 4 में समिटिंग माउंटेन्स कैरीज इट्स ओन हेल्थ रिस्क सच एज ऑक्सीजन एंड एल्टीट्यूड सिकनेस प्रॉब्लम्स, फ्रॉस्टबाइट, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, फ्लूइड कलेक्शन इन ब्रेन और लंग्स एंड एग्जॉशन। कि पहाड़ों को चढ़ना ही अपने आप में बहुत सारे हेल्थ रिस्क लेके आता है, जैसे ऑक्सीजन और एल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम होना, फ्रॉस्टबाइट होना, हाथों और पैरों का फूल जाना, ब्रेन में और लंग्स में फ्लूइड कलेक्ट हो जाना और बहुत ज़्यादा थक जाना। Yet the gratification mountaineers feel from mastering something that is so frightening urges them to undertake these endeavors। तो देखिए जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके लिए जो ग्रेटिफिकेशन वाली बात है, महानता वाली बात है, यही चीज़ें हैं कि इस चीज़ को फील करना कि इन कठिनाइयों को, इन डरावनी कठिनाइयों को कैसे मास्टर किया जाए
और वही जो है उनके अंदर में इस चीज़ का प्रेरणा पैदा करता है कि वो ऐसे कार्यों के लिए प्रयास करें। वी मे थिंक दैट द माउंटेनियर्स आर फियरलेस, एक्सपर्ट्स से नॉट एट ऑल, इट्स अ फियर दैट कीप्स देम सो इंट्रिग्यूड विथ सच आरूडस जर्नीज। तो देखिए यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि जो माउंटेनियर्स होते हैं वो फियरलेस होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट बोलते हैं कि ये बिल्कुल नहीं है। ये डर ही है जो उनको इस खतरनाक सफ़र में बांधे रखता है, उनमें सावधानी बना के रखता है। इम्पल्स एंड ब्रेजनेसनेस कैन बी डेडली फोर्स। तो देखिए यहाँ पे इम्पल्स मतलब आवेग, उत्साह या जोश, और जो बेशर्मी है, निर्लजता है, वो आपके मौत का कारण हो सकता है, आपका घातक शत्रु बन सकता है। इन द वर्ड्स ऑफ द इंडियन माउंटेनियर बेचेंद्री पाल, बेचेंद्री पाल जो इंडियन माउंटेनियर हैं बहुत फेमस, उनके शब्दों में द बिगेस्ट रिस्क इज टू नॉट टू टेक द रिस्क एट ऑल, रिमेंबर दैट, कि सबसे बड़ा रिस्क जीवन में ही होता है कि हम कोई रिस्क नहीं लेते हैं। इस चीज़ को आप याद रखें। अब इसको समझने के बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। वाइल माउंटेन क्लाइंबिंग एन इम्पल्सिव माउंटेनियर इज एदर डिजास्टर प्रोन आर एज गुड एज डेड। तो हमको एक पॉइंट बताना है। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हमने अच्छे से समझा हुआ है कि पहाड़ चढ़ते हुए या पर्वतारोहण करते हुए एक इम्पल्सिव माउंटेनियर जो है, एक हड़बड़ाने वाला माउंटेनियर है, या तो विनाश को आमंत्रित कर रहा है या मरे हुए के समान है। तो चलिए इसके रीजन को हम लोग लिखते हैं। तो आंसर 1 का फर्स्ट का 9th का आंसर में लिखेंगे कि सर्वाइवल इज की इन माउंटेन क्लाइंबिंग एंड इट कैन बी डन विथ केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग। इट हैज़ नो रूम फॉर रेस एक्शंस दीज वुड लीड टू फर्टिलिटीज। इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं कि माउंटेन क्लाइंबिंग में सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, और ये केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग से ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे तेज़ गति में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई रूम नहीं है। इसका अर्थ होगा कि आप घाटा उठाएंगे या आप मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, यू विल वेट द इनअप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फीलिंग ऑफ एक्जिलरेशन ऑन रीचिंग अ समिट दैट द माउंटेन क्लाइंबियर्स एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट रीजन को हमको बताना है कि जब कोई माउंटेन क्लाइंबर जो है ना पीक पे चढ़ जाता है, सबसे ऊपर में चढ़ जाता है, तो उसको कैसा महसूस होता है। ये बोलता है कि अचीवमेंट ऑफ अ सीमिंगली इम्पॉसिबल फीट, कि उसको ऐसा लगता है कि असंभव को मैंने संभव कर लिया है। ये तो बिल्कुल सही है, ये एप्रोप्रिएट रीजन है, तो ये नहीं होगा। बी देखिए, एक्सपेक्टुलर पेनोरामिक व्यू, कि वहाँ पे जाके पेनोरामिक व्यू जो है ना वो स्पेक्टुलर होता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इनएप्रोप्रिएट नहीं होगा। सी देखिए, एप्लीकेशन ऑफ द इनकुलकेटेड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, ये भी बिल्कुल सही है कि उसने जो जीवन रक्षा की चीज़ों को सीखा था उसके कारण वहाँ पे पहुँच पाया। और डी है, अपॉर्चुनिटी टू यूज सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट। अब वो पीक में पहुँच जाता है मान लीजिए, तो यहाँ पे वो माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट को क्यों यूज करेगा। यही जो है ना इनएप्रोप्रिएट रीजन होगा, जब वो पीक में पहुँचता है तो उसको जो एक्सपीरियंस होता है उससे रिलेटेड। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आंसर 1 के फर्स्ट के 10th के आंसर में लिखेंगे, हम समझ चुके हैं कि ऑप्शन डी है, अपॉर्चुनिटी टू यूज सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट। क्वेश्चन 2 पे आ चुके हैं, इफेक्चुअल केस बेस्ड पैसेज है। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके क्वेश्चन में भी क्या लिखता है कि पैराग्राफ 1 मतलब पैराग्राफ बेस्ड जो है ना इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ 1 को पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे पैराग्राफ को पढ़ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट में लिखा है कि द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ वेरिएगेटेड कल्चरल मोजाइक ऑफ पीपल एंड रेसेस, an ethnic tapestry of many hues and shades. Yet, these states are lesser explored as compared to the rest of the country. The new generations of travelers who are money rich and time poor are increasingly looking for unique experiences, a phenomenon being called the emergence of the experience economy. For this new and growing breed of tourists, the Northeast, with its variety and uniqueness, holds immense attraction. तो देखिए इसमें बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ही अलग अलग प्रकार के कल्चर के लोग रहते हैं। इसमें जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको समझ में ना आए तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करिएगा। ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स हैं, उनका जो वैरायटी है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो भाषाएँ हैं, जो कल्चर है, जो रिलीजन है, उसको यहाँ पे इसने बताने का कोशिश किया है। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है ना एक मेल्टिंग पार्ट है अलग अलग प्रकार के कल्चर के लोगों का, अलग अलग रेसेस का, और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के एथनिसिटी के लोग रहते हैं, उनके रंगों से सजा हुआ है। फिर भी ये जो स्टेट्स हैं देश के बाकी हिस्सों के कंपेरिजन में टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लेसर एक्सप्लोर्ड हैं, काफ़ी कम टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं।
लेकिन जो नए जनरेशन है ट्रेवलर्स के, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, समय कम है, यहाँ पे देखिए उसके लिए यूज किया है मनी रिच एंड टाइम पुअर। वो एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए आगे आ रहे हैं, उनका ध्यान हमेशा एक यूनिक एक्सपीरियंस के ऊपर रहता है। और इस प्रकार का जो इकोनॉमी है उसको बोला जा रहा है एक्सपीरियंस इकोनॉमी। इसमें एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा महत्व है, सामने वालों को क्या एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर वो टूरिज्म करता है। और इस प्रकार के जो नए टूरिस्ट हैं जो कि काफ़ी तेज़ संख्या में बढ़ रहे हैं, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वो एक बहुत ही विविध प्रकार का और बहुत ही यूनिक प्रकार का एक तेज अट्रैक्शन है। अब चलिए इससे जुड़े क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इसको समझने के बाद क्वेश्चन 1 बोलता है इन्फर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1। द रेट ऑफ टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पजल्स टूरिज्म ऑफिसर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो टूरिज्म का दर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो जो टूरिज्म ऑफिसर्स हैं उनको चकरा देता है, उनको चकित करता है। इसका रीज़न क्या है, हमने पैराग्राफ 1 में पढ़ा है कि यहाँ पे जो है ना, ये जो स्टेट्स हैं लेसर एक्सप्लोर्ड हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। इसी को बेस करके हमको इसका आंसर लिखना है। अब आंसर 1 का सेकंड का फर्स्ट है कि दिस इज सो बिकॉज दिस स्टेट्स आर लेसर एक्सप्लोर्ड एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट्स टू ऑफर। इस आंसर को बिल्कुल इस टाइप से या इससे रिलेटेड हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 देखिए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करके जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको करना है। फ्रॉम पैराग्राफ 1 वी कैन इन्फर दैट द ब्लैंक एंड ब्लैंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एड अट्रैक्टिंग द मनी रिच एंड टाइम पुअर टूरिस्ट। तो देखिए हमने जो समझा है इसमें, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको बताता है कि जो यूनिकनेस है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का और जो एक प्रकार का वैरायटी है वहाँ के कल्चर का, उसने बहुत ज़्यादा संख्या में जो मनी रिच एंड टाइम पुअर टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट किया है। तो इसी को इसके आंसर में हम देखते हैं कि किस में आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें बोलता है फर्स्ट में डिस्टिंक्टिवनेस। तो यही है कि ये बिल्कुल ही अलग किस्म के स्टेट्स हैं, अलग किस्म का उनका जो टूरिज्म अट्रैक्शन है, तो ये तो फर्स्ट आएगा ही आएगा। सेकेंड देखिए कन्वेंशनलिटी, ये कन्वेंशनलिटी नहीं है, कोई परंपरागत वहाँ पे टूरिज्म नहीं हो रहा है। थर्ड में डाइवर्सिटी, बिल्कुल डाइवर्सिटी से भरा हुआ है जो भी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। फोर्थ में यूनिफॉर्मिटी, उनमें कोई एकरूपता नहीं है क्योंकि डाइवर्सिटी का उल्टा यूनिफॉर्मिटी होता है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा। और मॉडर्निटी, चूँकि वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री से काफ़ी कम है, तो मॉडर्निटी वहाँ पे नहीं है, इसीलिए इसका फर्स्ट और थर्ड होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसको आंसर में लिखेंगे। अब आंसर 1 का सेकेंड में लिखेंगे ए फर्स्ट एंड 3। इसके बाद इसका क्वेश्चन थर्ड है कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी करेक्टली विद द वर्ड फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। इसमें देखिए एरोमा कुकिंग, जैसे कुकिंग होता है तो उसमें से सुगंध निकलता है, खुशबू निकलता है, तो ब्लैंक पेंटिंग होता है। तो देखिए पेंटिंग में यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है ह्यूज एंड शेड्स। ये जो वर्ड है ह्यूज एंड शेड्स, इसमें क्या होता है कि अलग अलग कलरों को अच्छे ढंग से शेड के साथ में उभारा जाता है और ये पेंटिंग का एक खुशबू है समझिए। तो इसी को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो अरोमा का इम्पोर्टेंस है कुकिंग में, वही इम्पोर्टेंस पेंटिंग में ह्यूज एंड शेड्स का है। आंसर 1 का सेकेंड का थर्ड में लिखेंगे ह्यूज एंड शेड्स। इसमें क्वेश्चन 4 है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये करेक्ट ऑप्शन के साथ में नीचे दिए गए सेंटेंस को हमको कंप्लीट करना है। ट्रेवलर्स एडुकेटिंग द एक्सपीरियंस इकोनॉमी सीक अ हॉलीडे पैकेज विथ, कि जो ट्रेवलर्स एक्सपीरियंस इकोनॉमी का वकालत करते हैं वो किस प्रकार का हॉलीडे पैकेज को देखना चाहते हैं। ए ग्रैंड फैसिलिटीज, एक्सपेंसिव होटल्स एंड एक्सीलेंट सर्विस टू पेम्पर देम, कि महंगे होटल्स और बहुत ज़्यादा सुविधाएं और बहुत अच्छा सर्विस जो उनको सेवा दे, तो ऐसा तो नहीं चाहते हैं। बी होलसम एक्सपीरियंस विद इन द बजट दे हैव प्लान्ड फॉर, कि वो एक संपूर्ण अनुभव लेना चाहते हैं उस बजट में जिस बजट में उन्होंने प्लान किया है। यही इसका सही होगा, इसी का नाम एक्सपीरियंस इकोनॉमी है। और सी देखिए बोलता है प्लेसेस एंड सिटीज़ टू बाई थिंग्स फ्राम एंड अपॉर्चुनिटीज स्पेंड मनी। ये भी नहीं है कि वो ऐसे शहरों को, ऐसे जगहों को देखना चाहते हैं जहाँ पे सामान खरीद सकें, ऑलरेडी वो बजट में है और पैसे खर्च कर सकें। डी कास्ट इफेक्टिव सर्विसेज, अफोर्डेबल एकोमोडेशन एंड मैनी डेज ऑफ टूरिंग। तो देखिए यहाँ पे मैनी डेज ऑफ टूरिंग तो उनका नहीं रहता है, लिमिटेड डेज ऑफ टूरिंग होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर फर्स्ट का सेकेंड का फोर्थ होगा ऑप्शन बी अ होलसम एक्सपीरियंस विद इन द बजट दे हैव प्लान्ड फॉर। अब देखिए क्वेश्चन फिफ्थ जो है ना वो पैराग्राफ 2 से लिया गया है, तो पैराग्राफ 2 को पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को फिर करते हैं। तो इसमें है कि हाई एंड पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ
12.53% of registered in foreign tourist visits to northeast states of India during 2012 from 2011, which further rose to register a growth of 27.93% during 2013 from 2012. Foreign tourist arrivals in the northeast witnessed a growth of 39.77% during 2014 from 2013, according to data provided from the Ministry of Tourism, Government of India. तो इसमें जो डाटा दिया है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए 2011 से 2012 तक कितना ग्रोथ था 12.53। उसके बाद 13 और 14 में 12 और 13 में जो ग्रोथ हो गया है वो 27.93% का है। और उसके बाद आप देखेंगे तो 2013-14 में जो ग्रोथ है वो जो है 39.77% का है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड क्या है, ग्रोथ कर रहा है, कंटिन्यूस ग्रोथ यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो पैरा से क्वेश्चन है ना वो ऑलरेडी ग्रोथ के ऊपर ही होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन 5th है कि सेलेक्ट द चार्ट दैट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट्स द ट्रेंड ऑफ फॉरेन टूरिस्ट ट्रेवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2011 टू 2014 एज पर पैराग्राफ 2। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पैराग्राफ 2 में हमने समझा है कि ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूस ऐसा ग्रो कर रहा है ना तो कभी नीचे उतरा है, ना ऐसा घुमा है, ना ही फ्लैट है, नहीं प्लेट होने के बाद सीधा गया है। इसीलिए इसका आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको हम लोग आंसर में लिखेंगे। अब आंसर 1 का 2nd का 5th होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2। और इसमें देखिए जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ फॉरेन टूरिस्ट ट्रेवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2011-14 इन वन वर्ड एज पर पैराग्राफ 2। देखिए वर्ड में अगर हम बोलें तो इंक्रीजिंग है ये, है ना। आप दूसरा और सिनोनिम वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पूरा ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग है। अब इसी में जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आंसर लिखेंगे। आंसर 1 का 2nd का 5th ग्रोइंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये जो फिल इन द ब्लैंक करना है करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके। द स्टडी ऑफ टूरिस्ट ट्रेवल स्टैटिस्टिक्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2005 टू 2014 शोड ब्लैंक रिजल्ट्स। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है एक्सपेक्टेड। तो इसमें तो कोई एक्सपेक्टेड वाला बात नहीं है, कोई आशाजनक वाला बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को आशा नहीं था कि इस टाइप का टूरिज्म होगा, क्योंकि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं उस टाइप के डेवलप्ड नहीं है। भी देखिए इंक्रीजिंग बिल्कुल ही आशा बढ़ाने वाला है, साहस बढ़ाने वाला है, यही इसका आंसर होगा। सी बोलता है इनकन्सिस्टेंट बिल्कुल नहीं है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने समझा है कि कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। और क्वेश्चनेबल, इसमें क्वेश्चन करने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि डाटा बता रहा है कि हमेशा बढ़ते जा रहा है। इसीलिए इसका आंसर लिखेंगे ऑप्शन बी। अब इसमें आंसर 1 का 2nd का 6th लिखेंगे बी, इनकरेजिंग। इसमें क्वेश्चन 7 है सब्स्टिट्यूट द वर्ड विटनेस्ड विद वन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैराग्राफ 2। तो पैराग्राफ 2 से जो हमने समझा है उसमें जो वर्ड विटनेस्ड है उसको एक सिमिलर मीनिंग सिनोनिम वर्ड से हम रिप्लेस करेंगे। ये है कि फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट विटनेस्ड द ग्रोथ ऑफ। तो देखिए जो वर्ड विटनेस्ड है तो विटनेस्ड का सिनोनिम होता है ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड, शो, डिस्प्लेड। तो कोई भी एक वर्ड इसके आंसर में हम लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। अब आंसर 1 का 2nd का 7th लिखेंगे रिकॉर्डेड। अब क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 जो है ना पैराग्राफ 3 से लिया गया है। इसके बाद हम लोग पैराग्राफ 3 को पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ 3 में बोल रहा है कि द स्टडी रिकमेंडेशंस फ्रॉम टूरिज्म प्लानर्स इंक्लूडेड the need to concentrate on some key areas like enhancement of tourist facilities, tourism financing, focus on community involvement and others for the formulation of a sustainable tourism strategy in the northeast states of India। तो देखिए एक स्टडी बता रहा है, रिकमेंड कर रहा है ये टूरिज्म प्लानर्स लोग का, कि इसमें बताया जाता है कि हम कंसंट्रेट करें कि किस प्रकार से टूरिज्म फैसिलिटी को बढ़ाया जाए, टूरिज्म फाइनेंसिंग को बढ़ाया जाए कि जो टूरिस्ट हैं उनको फाइनेंस हो और उससे रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है उसको डेवलप करने के लिए फाइनेंसिंग का फैसिलिटी हो। साथ ही साथ कम्युनिटी जो है वहाँ पे लोग जो है उनका इन्वॉल्वमेंट टूरिज्म में हो और एक सस्टेनेबल टूरिज्म स्ट्रेटेजी हो जिससे वहाँ पे रिसोर्सेज में, वहाँ के डाइवर्सिटी कल्चर में कोई इफेक्ट ना आए। अब चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है कि लिस्ट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टूरिज्म फैसिलिटीज़ एज रिफर टू इन पैराग्राफ 3। तो देखिए टूरिज्म फैसिलिटीज़ में हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि कोई टूरिस्ट जाता है तो रुकता है वहाँ पे तो उसका एकोमोडेशन हो जाएगा। तो एकोमोडेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे होटल्स है, हॉस्टल्स है, कैंप्स है, वो अच्छा होना चाहिए। रिक्रिएशंस की फैसिलिटी होना चाहिए जैसे कि पार्क्स है, गार्डन्स है, म्यूजियम्स है, शॉपिंग एरियाज है,
उसके बाद ट्रांसपोर्ट डेडिकेटेड शटल सर्विस होना चाहिए कि वहाँ पे जा रहे हैं तो उसको आने जाने में असुविधा ना हो। और जो डिजिटल अपग्रेड्स है जैसे वाईफाई की अवेलेबिलिटी है, वेबसाइट है, टिकट्स है, एप्स है, ये चीज़ें उसको अवेलेबल होना चाहिए। तो इनमें से 2 को हम लिख लेते हैं। आंसर 1 का सेकंड का 8th लिखेंगे। एकोमोडेशन में क्या क्या होना चाहिए हमने समझा है, होटल्स, हॉस्टल्स, कैंप्स। दूसरा डिजिटल अपग्रेड्स, वाईफाई अवेलेबिलिटी, वेबसाइट्स, टिकटिंग फोरम्स, एप्स। अब क्वेश्चन 9 है, लिस्ट 1 रीजन वाई द रिसर्चर्स रिकमेंड दैट द फॉर्मुलेशन ऑफ अ टूरिज्म स्ट्रेटेजी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बी सस्टेनेबल। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रिसर्चर ऐसा क्यों रिकमेंड कर रहे हैं कि ऐसा टूरिज्म स्ट्रेटेजी हो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो कि सस्टेनेबल हो, ताकि देखिए जो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो लोकल लोगों तक पहुँचे, साथ ही साथ जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो नकारात्मक प्रभाव है वो ना हो, उससे का कम से कम प्रभाव हो, और वहाँ पे जो कल्चरल और वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी है और जो हेरिटेज है उनमें जो इफ़ेक्ट हो टूरिज़्म का बहुत कम हो। इन सब के कारण ये जो रिसर्चर्स हैं वो उनका कहना है कि वहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज़्म होना चाहिए। तो इसमें से देखिए हम एक को ही लिखेंगे तो कोई भी एक लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, तो चलिए लिखते हैं इसको। अब इसमें आंसर 1 का सेकंड का 9th है, टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज। इसमें क्वेश्चन 10 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट टाइटल्स पैराग्राफ 1-3 अप्रोप्रिएटली विथ रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। तो कौन सा इसमें टाइटल जो है ना हमको देना है पैराग्राफ 1 से 3 को, जो हमने पढ़ा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन हमने टेक्स्ट में समझा हुआ है। इसमें बोलता है पहला फुल स्पीड अहेड। तो देखिए फुल स्पीड अहेड तो ऐसा नहीं है, पैराग्राफ ने हम जो पढ़ा है अप्स एंड डाउन से भी सेकंड में नहीं पढ़ा है, और काज फॉर कंसर्न ने भी नहीं पढ़ा है। सेकंड देखिए विंड्स फॉर चेंज, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जो हवाएं बह रही हैं वो बदलाव की हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी टूरिज्म बढ़ रहा है। सेकेंड में नंबर्स डोंट लाई, और नंबर्स भी सेकेंड में हमको बता रहा है कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते, तो सेकेंड वाला भी बिल्कुल सही है। और थर्ड है टाइम फॉर एक्शन। अब समय आ चुका है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है टूरिज्म का उसके लिए एक्शन लें, तो थर्ड बिल्कुल सही है, तो ही इसका आंसर होगा। बाकी सी देखिए इंस्पेक्टिंग ट्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, ये भी नहीं है। लेट्स इन्वेस्टिगेट, तो ये देखिए ये तो दोनों को चलिए एक बार के लिए सोच सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन लेट्स इन्वेस्टिगेट जो है ना नहीं होगा थर्ड के लिए। और डी में देखिए काज एंड इफेक्ट, ये भी नहीं है। डायनेमिक डाटा, डाटा का डायनेमिक तो है लेकिन फर्स्ट वाला नहीं है। और थर्ड है डिपेंडेबल फैक्ट्स, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, तो उसको आंसर में हम लोग लिख लेते हैं। आंसर 1 का सेकंड का 10th है, ऑप्शन बी हमने समझा है। इसका फर्स्ट है विंड्स ऑफ चेंज, सेकंड है नंबर्स डोंट लाई, थर्ड है टाइम फॉर एक्शन। बी में ग्रामर पे आ चुके हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं, और टोटल जो है इसमें 12 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 12 क्वेश्चन में हम लोग को 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है कि फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। कि जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है हम लोगों को, एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करके, जिससे कि ये ऑनलाइन अपडेट जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाई एन एक्टिविस्ट ब्लैंक ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि जो क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड कमेंट है एक एक्टिविस्ट के द्वारा, वो सोशल मीडिया पे क्या हुआ यस्टरडे में। यस्टरडे मतलब ये पास्ट टेंस है। यहाँ पे देखिए ब्लो अप बोलता है, तो ब्लो अप तो प्रेजेंट हो जाएगा, तो नहीं होगा। ब्लू अप ही होगा, क्योंकि ये पास्ट है, फार्म है। ब्लो ब्लू ब्लोन होता है। और इज ब्लोन भी नहीं होगा, क्योंकि ये फिर प्रेजेंट में आ जाएगा। और विल बी ब्लोन ये फ्यूचर में आ जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ब्लू अप हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाई एन एक्टिविस्ट ब्लू अप ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। इसको आंसर में लिख लेते हैं। आंसर थर्ड का फर्स्ट का बी है ब्लू अप। इसमें 2 है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया हुआ है डॉक्टर और उसके पेशेंट के बीच में, हमको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जो पेशेंट का रिप्लाई है उसको करेक्टली रिपोर्ट करते हुए। तो डॉक्टर बोल रहा है यहाँ पे, डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन। पेशेंट बोल रहा है, यस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। अब आगे देखिए, द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलिमेंट आस्क्ड अबाउट हिज वेलबींग टू व्हिच द पेशेंट अफर्म्ड। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि डॉक्टर जो है जब ये जानना चाह रहा था कि उसके जो पेशेंट है उसकी बीमारी क्या है, तो उसके वेलबींग के बारे में उससे पूछा, जिसके कारण पेशेंट ने उसको कन्फर्म किया। तो यहाँ पे हमको लिखना है, देखिए यहाँ पे जो है ना सब चीज़ प्रेजेंट में है, तो पूरा का पूरा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा।
क्योंकि प्रेजेंट रहने पे रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं आता। इसको हम लोग लिखेंगे कि दैट ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड। द पेशेंट एफर्म्ड दैट ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड। इसको हमको आंसर में लिखना है, तो इसको लिख लेते हैं। आंसर थर्ड का सेकेंड है दैट ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड। इसमें थर्ड है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ हेल्थ मैगजीन। द एडवर्टीजमेंट रीड इफ यू स्मोक स्टेटिकली योर स्टोरी ब्लैंक एंड 50% बिफोर इट शुड। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। फिर से एक बार यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है जो कि एक हेल्थ मैगजीन से है। इसमें एक एडवर्टीजमेंट है जो बोलता है कि यदि आप स्मोक करते हैं तो स्टेटिक्स आपको बता रहा है कि आपका जो जीवन है वो 15% पहले ख़त्म हो जाएगा, जब उस ख़त्म होता है उसके पहले। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट मस्ट बोलता है, तो मस्ट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा बता नहीं रहा है कि वो 100% हो जाएगा। मस्ट का मतलब होता है जहाँ पे मोस्ट इम्पेटेटिक हैज़ टू बी डन, जो होना ही है। अगर कन्फर्म रहता तब मस्ट यूज होता। सेकेंड में बोलता है सूड, तो यहाँ पे सूड भी नहीं होगा। सूड का जो है ना, जो इम्पेटेटिक है वो लेस होता है मस्ट से और आट टू से, लेकिन यहाँ पे भी इम्पेटेटिक होता ही है। तो यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा फिक्स नहीं है ना कि हो ही जाएगा। सी देखिए विल, इसका आंसर विल ही होगा क्योंकि विल जो है ना ये फ्यूचरिस्टिक बात को बताता है कि और सजेस्ट करता है कुछ चीज़ होने वाला है, तो यहाँ पे एक सजेशन है। और डी आट टू जो है ना सोशल ऑब्लिगेशन को बताता है, ये भी इम्पेथेटिक होता है, मस्ट से कम होता है, शुड से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आट टू भी नहीं होगा और शुड भी नहीं होगा और मस्ट भी नहीं होगा, विल होगा क्योंकि यहाँ पे एक सजेशन है, फ्यूचरिस्टिक चीज़ को बताया जा रहा है। आंसर थर्ड का थर्ड है ऑप्शन सी विल। अब इसमें क्वेश्चन 4 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम अ न्यूज रिपोर्ट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमको आइडेंटिफाई करना है जिसमें एक एरर है और इसके करेक्शन को हमको सप्लाई करना है। एक न्यूज रिपोर्ट से लिया गया लाइन है, लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वीक अ चाइल्ड, तो चाइल्ड तो ठीक है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा नहीं क्योंकि अ चाइल्ड बोल रहा है, एक ही बच्चा है। और लास्ट, ये जो लास्ट है ना उसको प्रीवियस बोल रहा है, तो ये भी गलत नहीं है, यहाँ पे लास्ट ही होगा। प्रीवियस होने पे पूरा सेंटेंस दूसरा हो जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा। फिर सी देखिए, यहाँ पे जो द है और ए है, तो लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन, यहाँ पे द नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लेन जो है ना कोई खास नहीं है, कोई डिफिनिट नहीं है, कोई भी प्लेन हो सकता है। तो यहाँ पे द की जगह क्या होगा, ए होगा। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यहाँ पे द की जगह ए होगा। और डी एट और इन बोलता है, तो भी बिल्कुल यहाँ पे एट जो है एट रांची एयरपोर्ट, इन होगा नहीं क्योंकि रांची एयरपोर्ट के लिए एट यूज होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी करेक्ट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। आंसर थर्ड का फोर्थ है द ए। इसमें क्वेश्चन 5 है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो जो नैरेटिव दिया हुआ उसको कंप्लीट करना है ब्लैंक को फिल करते हुए करेक्ट ऑप्शन के द्वारा। एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द लास्ट टाइम अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस ब्लैंक ओवर मी लाइक डार्कनेस। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जो है ना वो डाक पे खड़ा हुआ है। डाक मतलब जो जहाज़ का बाहरी भाग होता है जहाँ पे खड़े होकर लोग देखते हैं, और वो लेक को देख रहा है, झील को देख रहा है आखिरी बार, और उसके अंदर में खालीपन महसूस हो रहा है जैसे कि उसके अंदर में डार्कनेस आ गया हो। अब यहाँ पे देखिए विल वाश बोलता है, तो विल वाश जो है ना नहीं होगा क्योंकि विल फ्यूचरिस्टिक है, इसमें तो फ्यूचर वाला कोई चीज़ है ही नहीं। फिर हैड वाश्ड बोलता है, तो हैड वाश्ड भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई कंप्लीट या परफेक्ट वाला कोई बात नहीं है, तो बी भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर इसमें सी देखिए विल है वाश्ड, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक तो है ही नहीं, इसमें सब पास्ट वाला बात है। और डी जो है ना, डी इसका करेक्ट होगा, वाश्ड होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये पास्ट इंडिफिनिट है कि जो इंडिफिनिट चीज़ है ये सिंपल पास्ट है, उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस वाज्ड ओवर मी लाइक डार्कनेस, कि खालीपन ने मेरे दिमाग को धो दिया था जैसे कि कोई उसमें डार्कनेस हो, तो यहाँ पे वाज्ड हो जाएगा। आंसर थर्ड का फिफ्थ है डी, ऑप्शन डी वाज्ड। क्वेश्चन 6 है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट और द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। तो यहाँ पे भी हम लोगों को वही करना है कि एक जो ब्लैंक है उसको हमको भरना है करेक्ट वर्ड से। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, डियर सर दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई ब्लैंक सीक
अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। तो देखिए यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो प्रेजेंट में है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस है यहाँ पे सीख का क्या होगा, सीख ही होगा। मतलब ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा कि दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई सीक अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे सीक। आंसर थर्ड का सिक्स्थ है सीक। फिर इसमें क्वेश्चन 7 है कि रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडफादर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो यहाँ पे रिपोर्ट करना है एक डायलॉग को जो कि ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर के बीच में हो रहा है। तो ग्रैंडसन बोल रहा है ग्रैंडपा हु आर यूर सुपर हीरोज। तो ग्रैंडपा बोल रहे हैं कि एनी वन हु शोज काइंडनेस एंड कंपेशन टू अदर्स। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज ग्रैंडपा सेज दैट। तो यहाँ पे देखिए सेज बोल रहा है ना, मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो पूरा का पूरा जो है ना वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होगा या सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ग्रैंडफादर सेज दैट इट इज एनी वन हु शोज काइंडनेस एंड कंपेशन टू अदर्स। आंसर थर्ड का 7th है इट इज एनी वन हु शोज काइंडनेस एंड कंपेशन टू अदर्स। अब इसमें क्वेश्चन 8 है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम स्कूल मैगजीन रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। तो यहाँ पे एरर हमको फाइंड आउट करना है कि स्कूल मैगजीन से, और हमको करेक्शन बताना है। इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगल्स एंड द हॉक्स द स्टूडेंट काउंसिल सजेस्टेड a rematch between the teams. यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स एरर और करेक्शन। इसमें हमको लिखना है। यहाँ पे देखिए एरर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स। यहाँ पे जो बैलेंसिंग वर्ड है ना यही एरर है। इसके जगह क्या होगा, इन ऑर्डर टू बैलेंस द सेंटिमेंट्स। बैलेंसिंग क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, इसीलिए सेंटेंस चेंज होगा कि इन ऑर्डर टू बैलेंस द सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगल्स एंड द हॉक्स द स्टूडेंट काउंसिल सजेस्टेड रीमैच बिटवीन द टीम्स। तो यहाँ पे हम लोग को एरर में बैलेंसिंग लिखना है और करेक्शन में बैलेंस लिखना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। आंसर थर्ड का 8th है, इसमें एरर है बैलेंसिंग और करेक्शन है बैलेंस, जैसे कि हम समझ चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन 9 है सुनील शेयर्ड सम इन्फॉर्मेशन विथ तारिक अबाउट हॉलीडे एट सी। रिपोर्ट तारिक से क्वेश्चन। तो यहाँ पे सुनील ने शेयर किया कुछ इन्फॉर्मेशन तारिक के साथ में समुद्र किनारे में हॉलीडे के बारे में। तो हमको रिपोर्ट करना है तारिक के क्वेश्चन को कि डिड यू एंजॉय ट्रेवलिंग बाय सी। तो देखिए यहाँ पे डिड का यूज हो रहा है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट है, और अगर पास्ट इंडिफिनिट होता है तो उसका रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो हो जाएगा कि तारिक आस्क्ड सुनील वेदर ही हैड एंजॉयड ट्रेवलिंग बाय सी। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। आंसर थर्ड का 9th है कि तारिक आस्क्ड सुनील whether he had enjoyed traveling by sea. Question 10 है कि fill in the blank by choosing the correct option to complete the slogan by the Ministry for Child Welfare. यहाँ पे इस स्लोगन को हम लोगों को कंप्लीट करना है करेक्ट वर्ड के साथ में ताकि कंप्लीट हो जाए। ब्लैंक वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन थिंक ट्वाइस। तो देखिए यहाँ पे विल जो है ना, मैं जैसे बताया एक ओपिनियन या सजेशन को बताता है तो विल तो नहीं होगा। मैं जो है एक पोलाइटनेस को बताता है और एक किसी भी चीज़ को जिसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है उसको भी बताता है, तो मैं भी नहीं होगा। और नीड भी नहीं होगा, नीड आवश्यकता को बताता है। यहाँ पे जो है ना कैन ही होगा, कैन जो है सकना को बताता है और कैन में हम एबिलिटी को शो करते हैं। तो यहाँ पे लिखता है कि कैन वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन थिंक ट्वाइस। क्या हम बच्चों को नेग्लेक्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं, क्या एबिलिटी है हमें उसको करने का, इसको हमको 2 बार सोचने की ज़रूरत है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कैन होगा। आंसर थर्ड का 10th है ऑप्शन डी कैन। अब इसमें क्वेश्चन 11 है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन लता एंड हर फादर। तो यहाँ पे हम लोगों को कंप्लीट करना है एक डायलॉग जो कि लता और उसके फादर के बीच में हो रहा है। फादर बोल रहे हैं कि वाई आस्क सो मेनी क्वेश्चंस लता, कि तुम बहुत सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो लता। लता बोल रही है आई बिलीव दैट इफ़ यू डोंट नो द आंसर कीप आस्किंग टिल यू डू। मेरा भरोसा है कि अगर आप आंसर आपको नहीं जानते हैं तो आप तब तक पूछते रहें जब तक आंसर आपको नहीं मिल जाता। अब इसको हमको चेंज करना है। देखिए क्या लिखा है कि फादर आस्क्ड लता टू द रीजन फॉर द मेनी क्वेश्चंस ही वाज आस्किंग। लता एक्सक्लेम्ड गुड ह्यूमरली दैट इन इवेंट ऑफ नॉट नोइंग द आंसर वन शुड। तो देखिए यहाँ पे हमको चेंज करते हुए आगे में लिखना है
वन सूट के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना पूरा का पूरा आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कीप आस्किंग टिल वन डज, कि जब तक पूछते रहना चाहिए जब तक कि कोई ना कोई उसका आंसर ना दे दे। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, इसको हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे। इसमें आंसर थर्ड का 11th है ऑप्शन ए, कीप आस्किंग टिल वन डज। क्वेश्चन 12 है, आइडेंटिफाई द एरर ऑन अ शॉप्स होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल्स ऑफर। यहाँ पे एरर को आइडेंटिफाई करना है एक शॉप के होर्डिंग में और करेक्शन को हमको बताना है। गुमनाम एंड डॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिंदापुर झारखंड। तो यहाँ पे देखिए दुकान है गुमनाम एंड डॉटर्स, इसमें है कि मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। यहाँ पे मैसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है ऑल सीनियर सिटीजन। यहाँ पे देखिए जो ऑल वर्ड है ना, ऑल की जगह यहाँ पे क्या होगा, ईच होगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन जितने भी आएंगे वो काउंटेबल होंगे। यहाँ पे होगा मैसिव डिस्काउंट फॉर ईच सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। इस फॉर्मेट में हमको इसको रिस्पांस को लिखना है। तो एरर के साथ में करेक्शन, तो एरर में होगा ऑल और करेक्शन में होगा ईच। चलिए इसको लिख लेते हैं। आंसर थर्ड का 12th है, इसमें एरर है ऑल और जो करेक्शन है वो है ईच। 4th नंबर में सेक्शन बी में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स पे इसमें 1 है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। ए और बी में से एक को हमको अटेम्प्ट करना है। ए है, यू आर सुनिधि प्रकाश द वाइस कैप्टन ऑफ बिलियन विद्यालय बर्रा कानपुर। आप सुनिधि प्रकाश हैं, वाइस कैप्टन हैं बिलियन विद्यालय बर्रा कानपुर में। यू हैव रिसेंटली नोटिस्ड सेवरल पोस्टर्स अराउंड यूर स्कूल प्रेमिसेस कन्वेइंग अ हजार्डस मैसेज। आपने नोटिस किया है कि बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं आपके स्कूल के आसपास जिसमें खतरनाक मैसेज है, लॉस वेट इन जस्ट अ मंथ, अ वंडर डाइट कम्स टू यूर रेस्क्यू, अ प्रिविलेज अवेलेबल फॉर ओनली अ फ्यू। कि एक महीना में वजन कम करिए, एक वंडर डाइट है जो आपको बचाने आ रहा है और एक केवल कुछ लोगों को ही मिलेगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द DWA इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। याद रखिएगा वर्ड लिमिट क्या है, 120 वर्ड्स है। ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स हार्म काज्ड बाई सच एडवर्टाइजिंग। तो इसमें एक लेटर लिखना है, लेटर टू एडिटर वाला क्वेश्चन है जो कि DWA के एडिटर को लिखना है ताकि उनका जो अटेंशन है इस एडवर्टाइजिंग के ऊपर आए जिससे काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रहा है। प्रोपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होलसम लंच मंथ इन स्कूल्स इज एन आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिसेस। इसमें आपको प्रपोज करना है ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो सके होलसम लंच मंथ का सारे स्कूलों में, ताकि ये जो प्रैक्टिस हैं उसको एड्रेस किया जा सके। मेंशन द एडवांटेजेज एंड शेयर सजेशंस टू फॉस्टर हेल्दी ईटिंग रूटीन्स एंड डेवलप पॉजिटिव बॉडी इमेज एमंग यंगस्टर्स। तो इसमें हमको बताना है क्या एडवांटेज हैं और सजेशन देना है हेल्दी ईटिंग रूटीन्स का, ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच में पॉजिटिव बॉडी इमेज डेवलप हो। तो सबसे पहले आंसर 4 का फर्स्ट टक ये लिखेंगे। इसमें देखिए एड्रेस लिखेंगे, जो एड्रेस इसमें दिया हुआ है कि बिलियन विद्यालय बर्रा कानपुर, फिर डेट डालेंगे जैसे इसमें मैं डाला है 3 नवंबर 2022। इसमें आप एग्ज़ाम डेट डालेंगे, फिर एड्रेस करेंगे एडिटर को, द एडिटर द DWA K21 अंजनापुरा कानपुर। फिर आगे सब्जेक्ट में लिखेंगे ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स हेल्दी ईटिंग रूटीन्स। फिर यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैडम, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा पीपल्स अटेंशन टुवर्ड्स सेवरल पोस्टर्स अराउंड माई स्कूल प्रेमिसेस कन्वेइंग अ हजार्डस मैसेज। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आपके कॉलम से न्यूज़पेपर में मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि लोगों का अटेंशन जो आए, जो बहुत सारे पोस्टर हमारे स्कूल के आसपास हैं जिसमें बहुत खतरनाक मैसेज बताया गया है। व्हिच क्लेम्स टू लॉस वेट विद इन अ मंथ विद द हेल्प ऑफ वंडर डाइट, जो कि क्लेम करता है कि वजन कम हो जाएगा एक ही महीने में एक वंडर डाइट की हेल्प से। सच पोस्टर्स इम्पैक्ट द यंगस्टर्स नेगेटिवली, ऐसे पोस्टर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर में। थ्रू योर आर्टिकल आई वुड लाइक टू प्रपोज द आइडिया ऑफ implementing wholesome lunch month for all school students to counter the implications of such misleading advertisements। मैं आपके पेपर के आर्टिकल के माध्यम से ये आइडिया प्रपोज कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि होलसम लंच मंथ इम्प्लीमेंट हो सारे स्कूलों में,
ताकि इस प्रकार के जो भ्रमात्मक एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको काउंटर किया जा सके। दिस इनिशिएटिव इज श्योर टू इनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड डेवलप पॉजिटिव बॉडी इमेज एमंग यंगस्टर्स। ये जो इनिशिएटिव है वो इंश्योर करेगा जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को और साथ ही साथ उनके मन में पॉजिटिव बॉडी इमेज को डेवलप करने में हेल्प करेगा। इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि आई होप दैट द पब्लिशिंग ऑफ माई लेटर इन द कॉलम्स ऑफ यूर रिनोन डेली हेल्थ स्प्रेड अवेयरनेस एमंग स्टूडेंट्स। मेरे को भरोसा है कि अगर मेरा लेटर आपके कॉलम में पब्लिश होता है तो ये स्टूडेंट्स के बीच में अवेयरनेस डेवलप करेगा। इसको कंक्लूड करेंगे हम लोग यहाँ पे कि यूवर्स ट्रूली, कि जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में सोनिधि प्रकाश वाइस कैप्टन, यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा। अब सेक्शन बी में क्वेश्चन 4 का फर्स्ट का बी है, यू आर जैक सकरिया रेसिडेंट ऑफ 412 मेघना ग्रीन्स अपार्टमेंट्स गांधी मार्ग जौनपारा मुंबई। आप जैक सकरिया हैं, एक रेसिडेंट हैं 412 मेघना ग्रीन्स अपार्टमेंट्स गांधी मार्ग जौनपारा मुंबई की। 3 students of grade 10 from your residential complex have rescued and rehabilitated a few old beggars from the neighborhood। 3 बच्चे जो क्लास 10 के हैं आपके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के, उन्होंने बचाया है और रिहेबिलिटेट किया है कुछ बूढ़े भिखारियों को आपके पड़ोस में। यू थिंक दैट देयर वर्क डिजर्व्स अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन। आपको लगता है कि उनका जो काम है उनका अप्रिसिएशन होना चाहिए और उनका रिकॉग्निशन होना चाहिए। राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द RWA रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स को एक लेटर लिखना है आपको, सीकिंग रिकमेंडेशन फॉर द यूथ, ताकि ये जो बच्चे हैं इनका रिकमेंडेशन हो सके। टू बी नॉमिनेटेड फॉर सर्विंग सिटीजन अवार्ड्स, ताकि इनका नॉमिनेशन हो सर्विंग सिटीजन अवार्ड के लिए। सजेस्ट अदर वेज सच एक्ट्स ऑफ काइंडनेस वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अवार्डेड इन द फ्यूचर। आपको और भी वेज बताने हैं, तरीके बताने हैं, ताकि इस प्रकार के जो दया के काम हैं उनको रिकॉग्निशन मिले और फ्यूचर में भी अवार्ड मिले। ये भी याद रखिएगा 120 वर्ड्स के लिमिट में इसमें हमको लिखना है। अब इसका आंसर 4 का फर्स्ट का बी है। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 421 मेघना ग्रीन्स अपार्टमेंट्स गांधी मार्ग जौनपारा मुंबई। इस एड्रेस के बाद डेट डालेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने डाला है कि 6 नवंबर 2022, यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट होगा। फिर इसको हम लोग एड्रेस करेंगे कि द प्रेसिडेंट RWA मेघना ग्रीन्स अपार्टमेंट्स 42 गांधी मार्ग जौनपारा मुंबई। फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे एप्रिसिएशन ऑफ गुड वर्क थ्रू अवार्ड। फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टू द रिमार्केबल वर्क डन बाई मिस सीता, मिस रोजा एंड मास्टर संजय। ऑल आर क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स in rescuing and rehabilitating a few old beggars from our neighborhood। तो देखिए यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो रिमार्केबल वर्क किया है मिस सीता, मिस रोजा और मास्टर संजय ने, ये काल्पनिक नाम है, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। सारे के सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं और मेरे कॉम्प्लेक्स के रेसिडेंट्स हैं। उन्होंने रेस्क्यू किया है, रिहेबिलिटेट किया है कुछ बुजुर्ग बेगर्स को, भिखारियों को हमारे नेबरहुड से। आफ्टर द heavy rains that took place last month, these beggars were in very bad condition due to lack of food and water। और जो पिछले महीने बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो ये जो बेगर्स हैं इनका स्थिति बहुत ख़राब था। आप और कुछ भी रीज़न दे सकते हैं, और इनके पास खाना और पानी भी नहीं था। These students ensured that the beggars were rehabilitated at ASA, an NGO which takes care of the needy। ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इंश्योर किया कि ये जो भिखारी हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। एक जो समाज सेवी संस्था है, NGO है आशा, जो कि ज़रूरतमंदों का ध्यान रखती है। दिस सेल्फलेस काइंडनेस डिजर्व्स ड्यू रिकॉग्निशन, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू नॉमिनेट देयर नेम्स फॉर द सर्विंग सिटीजन्स अवार्ड। और ये जो निस्वार्थ दया है उसको महत्व देने की ज़रूरत है, रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि इनके नाम को नॉमिनेट किया जाए सर्विंग सिटीजन्स अवार्ड के लिए। प्लीज़ बी काइंड इनफ टू टेक दिस अपील फॉरवर्ड। आप कृपया दया करके इस अपील को आगे ले जाएं। आई विल बी हाउली ओबलाइज्ड एंड ग्रेटफुल। मैं बहुत ज़्यादा आपके प्रति ओबलाइज्ड और ग्रेटफुल रहूँगा। फिर इसमें लिखेंगे थैंकिंग यू यूवर्स फेथफुली जैक सकरिया, जो नाम यहाँ पे दिया हुआ है आपका धन्यवाद
आपकी आज्ञाकारी जैक सकरिया। तो इस प्रकार से जो लेटर है ना हमको लिखना है। क्वेश्चन में सेकेंड है इसका कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम एंड बी गिवन बिलो। ए और बी में से एक को अटेम्प्ट करना है। ए है गुरमीत कौर इज एन एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर अ पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन द सबअर्ब्स। गुरमीत कौर जो हैं एक इच्छुक कैंडिडेट हैं एक पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज में सबअर्ब में। शी बिलोंग्स टू अ नियर बाई विलेज हैज मिनिमल टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड एक्सपोजर हैज़ द रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज एंड इज लुकिंग फॉर अ कंप्लीट और पार्शियल स्कॉलरशिप। तो ये जो है एक अगल बगल की गांव की हैं, उनका टेक्नोलॉजिकल स्किल जो है काफ़ी कम है और एक्सपोजर भी कम है, लेकिन उनके पास जो है रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज है। वो चाहती हैं कि उनको पूरा या पार्शियल स्कॉलरशिप मिल जाए। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स एनालाइजिंग हर SWOT नोट्स टू सपोर्ट यूर स्टैंड ऑन वेदर शी शुड ज्वाइन नॉट ज्वाइन द कॉलेज। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है हमको 100 से 120 वर्ड्स में SWOT नोट्स के ऊपर में एनालाइज करते हुए, ताकि जो स्टैंड है आपका स्टैंड चाहे ऐसा हो कि वो कॉलेज को ज्वाइन करे या कॉलेज को ना ज्वाइन करे, माने फार में अगेंस्ट में आप लिख सकते हैं। देखिए स्ट्रेंथ इसमें दिया हुआ है कॉलेज का, स्ट्रांग करिकुलम, क्वालिटी फैकल्टी, वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब्स, ग्रीन लोकेशन, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रेसिडेंशियल एरियाज। अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च, पार्टनरशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रांग एलुमनी, एक्लेम्ड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम विद यूरोपियन कंट्रीज। और वीकनेस में देखिए lack of diversity, students behavioral problems, no hostel facility, slow repair and maintenance work, underutilization of IT services, lack of targeted advertisements to out-state students. Threat है lack of publicity in areas of excellence, public perception towards funded colleges, declining students' interest towards technical subjects, low employee morale due to budget cuts। तो चलिए फिर इसको हम लोग लिखते हैं। अब आंसर 4 का सेकंड का फर्स्ट है, इसमें मैं फॉर द आर्गूमेंट के लिए लिख रहा हूँ। आप चाहें तो अगेंस्ट के लिए भी लिख सकते हैं। जो भी हमको SWOT में दिया हुआ है ना उसको यूज करते हुए इसको लिखना है। तो देखिए द गिवन इन्फॉर्मेशन शोज द ऑप्शंस गुरमीत हैव इन ऑर्डर टू टेक द राइट डिसीजन अबाउट इनरोलिंग इन अ पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज। कि जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे ऐसा लगता है कि गुरमीत जो है ना एक सही डिसीजन लेगी अपने आप को पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिट करवा के, इनरोल करवा के। With entrance to a strong curriculum, quality faculty and active activity clubs, she is composed of a rich educational journey। और इसी के साथ में जैसे कि उसमें दिया हुआ है SWOT में, उसको यहाँ पे यूज करते हुए हमको लिखना है कि वो जो स्ट्रांग करिकुलम है उस कॉलेज का, वहाँ के फैकल्टी काफ़ी क्वालिटी वाले हैं और एक्टिविटी क्लब जो है ना काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उसका जो एजुकेशनल जर्नी होगा वो काफ़ी रिच होगा। सी में टेक अप एकोमोडेशन इन द सबअर्ब्स आर नियर बाई विलेज बिकॉज करेंटली हॉस्टल फैसिलिटीज अनअवेलेबल। तो जो चीज़ नहीं है उसको भी लिखना है कि वो जो एकोमोडेशन है वो आसपास के सबअर्ब्स में रह सकती है या आसपास के गांव में रह सकती है, क्योंकि करेंटली वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। प्रैक्टिस ओरिएंटेड स्टडीज, पार्टनरशिप्स विद प्रोफेशनल कंपनीज एंड गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स विल इम्प्रूव हर प्रोफेशनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो यहाँ पे जो स्टडीज है वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, साथ ही साथ जो प्रोफेशनल कंपनीज है उनके साथ भी पार्टनरशिप है जैसे कि उसमें दिया हुआ है, और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा उसको इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, जिससे उसका प्रोफेशनल और इंटरपर्सनल स्किल जो है ना वो इम्प्रूव होगा। डिस्पाइट हैविंग अ रिजिड एंड कन्वेंशनल कल्चर, हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड अ केयरफुल डिसीजन मेकिंग कैन हेल्प हर सक्सीड इन कॉलेज। और उसका जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी रिजिड है और कन्वेंशनल है, लेकिन वो हार्ड वर्क से, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से और केयरफुल डिसीजन मेकिंग से कॉलेज में सक्सेस जरूर करेगी। सी शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट मिसपरसेप्शंस ऑफ पब्लिक फंडेड कॉलेजेज एंड स्टूडेंट्स आउटलुक टुवर्ड्स टेक्निकल सब्जेक्ट्स। उसको ये मौके को भुनाना चाहिए इस चीज़ को करेक्ट करने में कि जो मिसपरसेप्शन है पब्लिक फंडेड कॉलेज को लेकर, और साथ ही साथ इसके द्वारा वो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर लेगी टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लेने के लिए। तो देखिए इस प्रकार से इस पैराग्राफ को हमको लिखना है। क्वेश्चन 4 सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में सेकेंड क्वेश्चन का आर है, बी है रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम एन ऑनलाइन पोस्ट ऑफ अ वेबसाइट ऑन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो इस एक्सेप्ट को जो दिया हुआ है उसको पढ़ना है। किड्स हु अप्रिशिएट हाउ मच एफर्ट, टाइम एंड केयर गोज इन टू ग्रोइंग फूड विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट फार्मर्स आर and why
इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर अर्थ, कि जो बच्चे इस चीज़ को अप्रिसिएट करते हैं, समझते हैं कि कितना एफर्ट, टाइम और केयर जाता है खाना उपजाने में, वो इस महत्व को जानते हैं कि कितने महत्वपूर्ण है किसान, और क्यों ये इम्पोर्टेंट है हमारे जो अर्थ है उसको केयर करना। इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे गार्डनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस इन ऑल स्कूल्स बिकॉज इट क्रिएट्स इन्वायरमेंटल स्टीवर्ड्स एंड आउटडोर लर्निंग लेबोरेटरीज दैट हेल्प द चाइल्ड एंड कम्युनिटी फॉर ईयर्स टू कम। तो देखिए आज के समय में गार्डनिंग जो है उसको ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस के सारे स्कूलों में, क्योंकि इससे भविष्य के जो पर्यावरणविद हैं या पर्यावरण को चाहने वाले हैं वो पैदा होते हैं, और साथ ही साथ एक आउटडोर लर्निंग लेबोरेटरीज है जो बच्चे को और कम्युनिटी को मदद करेगा आने वाले सालों में। अब राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स टू एनालाइज द गिवन आर्गूमेंट। तो इसमें से भी हमको पैराग्राफ राइटिंग लिखना है इस आर्गूमेंट को एनालाइज करते हुए 100 से 120 वर्ड्स में। You could think about the alternative explanations might weaken the given conclusion and include rational evidence that would strengthen counter the given argument। तो इसमें फार और अगेंस्ट में हमको इसको लिखना है, तो चलिए इसको फिर लिखते हैं। अब इसमें आंसर 4 का सेकंड का बी में फार द आर्गूमेंट है, इन दिस इरा ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन गार्डनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस इन ऑल स्कूल्स। कि अभी का जो दौर चल रहा है वो क्लाइमेट चेंज का है, ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन का है, इसीलिए गार्डनिंग को ज़रूरत है ज़्यादा महत्व देने का। किसके कंपेयर में? स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस के कंपेयर में सारे स्कूल्स में। एज वी ऑल नो दैट स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ, बट टुडे वी नीड अटेंशन टुवर्ड्स इशूज़ लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। हमको ये पता है कि स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस जो है ना किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में सहयोग करते हैं, लेकिन आज हमारी आवश्यकता इन चीज़ों को ध्यान देने में है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। गार्डनिंग इज लाइक एन आउटडोर लर्निंग लेबोरेटरी दैट हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड हाउ मच एफर्ट, टाइम एंड केयर गोज इनटू ग्रोइंग फूड। गार्डनिंग जो है एक आउटडोर लर्निंग लेबोरेटरीज है जिसमें बच्चे को पता चलेगा कि भोजन उगाने में कितना मेहनत और ध्यान की ज़रूरत होती है और कितना समय उसमें लगता है। दे विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट फार्मर्स आर एंड वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर अर्थ, और वो समझेंगे कितने महत्वपूर्ण हमारे किसान हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है कि हमारी पृथ्वी का, हमारे अर्थ का हम लोग देखभाल करें। सोइंग, वाटरिंग एंड वेटिंग फॉर द सेपलिंग्स टू ग्रो विल इनकुलकेट सेंसिटिविटी, पेशेंस, एम्पैथी, ग्रेटिट्यूड एंड वैल्यू फॉर वंस हार्ड वर्क। बीज को बोना, पानी देना और सेपलिंग के होने तक वेट करना, उनके अंदर में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी, धैर्य, एम्पैथी और ग्रेटिट्यूड और बहुत सारे वैल्यू कि एक हार्ड वर्क क्या होता है, ये सब उनके अंदर में डेवलप होगा। दे विल फील अकाउंटेबल फॉर देयर पीस ऑफ मदर अर्थ, वो अपने हिस्से की टुकड़े वाली ज़मीन के लिए काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेबल महसूस करेंगे, रिजल्टिंग इन मेकिंग देम एफिशिएंट एंड इंटरप्राइजिंग इन्वायरमेंटल स्टीवर्ड्स, जिसके कारण वो जो है धीरे से काफ़ी ज़्यादा दक्ष और मोटिवेटेड पर्यावरणविद बन जाएंगे। तो देखिए ये जो मैंने लिखा है फार द आर्गूमेंट के लिए लिखा है, आप इसको चाहें तो अगेंस्ट द आर्गूमेंट के लिए भी लिख सकते हैं। अब सेक्शन सी में लिटरेचर पे आ चुके हैं। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। इसका फर्स्ट है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट गिवन। इसमें 2 एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, उसमें से एक को हमको सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट का ये है, हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से है। इसमें राजवीर जो है ना रोते हुए चीख पड़ा, देखो ये टी गार्डन, क्योंकि राजवीर कभी टी गार्डन देखा नहीं रहता है। लेकिन जो प्रांजल है वो प्लांटेशन एरिया में या जहाँ पे टी गार्डन होते हैं वहाँ पे पैदा हुआ है, बढ़ा है, तो उसका एक्साइटमेंट राजवीर के टाइप का नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से उसको देखे रहता है। वो बोलता है ये अब एक टी कंट्री है, असम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है टी प्लांटेशन का पूरी दुनिया में, और यहाँ पे तुम इतने गार्डन देखोगे कि तुम्हारे लाइफ टाइम तक, तुम्हारा जीवन भर ये पूर जाएगा या हो जाएगा। उसके बाद राजवीर बोलता है कि जितना ज़्यादा हो सकता था उतना मैंने टी के बारे में पढ़ा है। फिर वो बोलता है कोई नहीं जानता
कि टी को किसने खोजा है। इसके लिए बहुत सारे लीजेंड्स हैं या टेल्स हैं या कथाएं हैं। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, वाई वॉज फ्रॉन्जल नॉट एज एक्साइटेड एज राजवीर अबाउट द टी गार्डन्स। कि फ्रॉन्जल जो है टी गार्डन को लेकर राजवीर की तरह एक्साइटेड क्यों नहीं था। तो इसका ऑप्शन ए है, ही डिसलाइक्ड लुकिंग एट टी गार्डन्स। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको जो है पसंद नहीं आ रहा था टी गार्डन को देखना। बी है, ही हैड वर्कड इन टी गार्डन्स हिमसेल्फ। ऐसा भी नहीं है कि वो टी गार्डन में खुद काम किया हुआ है। सी है, ही हैड ग्रोन अप इन एंड अराउंड टी गार्डन्स। बिल्कुल यही है, क्योंकि वो पहले से ही उस एरिया में पैदा हुआ रहता है जहाँ पे टी गार्डन्स होते हैं। इसी कारण उसको उतना एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें फिर डी है, ही वॉज बोर्ड विथ टी गार्डन्स। कि वो बोर हो चुका है टी गार्डन को लेके, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ही हैड ग्रोन अप इन एंड अराउंड टी गार्डन्स। इसका आंसर है, ही हैड ग्रोन अप इन एंड अराउंड टी गार्डन्स। अब इसमें सेकेंड है, व्हाट डज प्रांजल मीन बाई सेइंग दैट असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। प्रांजल का कहने का क्या मतलब था कि वो बोल रहा था कि असम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है प्लांटेशंस के पूरी दुनिया में। इसका आंसर है, बाई सेइंग दैट असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, प्रांजल मीन दैट द हार्वेस्टिंग ऑफ टी इज़ द हाइएस्ट A10+, नेमली असम। ये बोलकर कि असम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है प्लांटेशंस का पूरी दुनिया में, प्रांजल का कहने का मतलब था कि टी का जो हार्वेस्टिंग है या टी का जो खेती है वो सबसे ज़्यादा होता है एक ही जगह में, जिसका नाम क्या है, असम। फिर इसमें थर्ड नंबर है, फिल इन द ब्लैंक विथ वन वर्ड ओनली। इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है एक वर्ड से। प्रांजल्स ब्लैंक कम्स थ्रू क्लियरली व्हेन ही एक्सक्लेम्स यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। अब इसका आंसर है फ्रस्ट्रेशन। प्रांजल्स फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पे आप एग्जाम में अंडरलाइन कर दीजिएगा। कम्स थ्रू क्लियरली व्हेन ही एक्सक्लेम्स यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। कि प्रांजल जो है ना फ्रस्ट्रेट हो गया था राजवीर के रिएक्शन को देखकर, इसलिए यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होगा। इसमें फ़ोन नंबर है, हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर डज द वर्ल्ड नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। राजवीर के अनुसार ये दुनिया जो है टी की खोज के बारे में कैसे जाना। इसका ऑप्शन ए है, हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस से तो नहीं जाना है, हमने नहीं समझा है, वो दंत कथाओं से या टेल से जाना है। बी है ट्रेडिशनल टेल्स। बिल्कुल यही है कि दुनिया जो है टी के बारे में जो ट्रेडिशनल टेल्स हैं, परंपरागत कथाएं हैं, उन्हीं के द्वारा जाना है। सी है ऑथेंटिक एनकीडोट्स। तो इसके द्वारा भी नहीं जाना है, कोई ऑथेंटिक एनकीडोट्स के द्वारा। और डी है पॉपुलर पब्लिकेशंस, जो प्रसिद्ध पब्लिकेशन, इनके द्वारा भी नहीं जाना है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। अब इसका आंसर लिखेंगे ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल टेल्स। क्योंकि टेल्स माने कथाएं होता है, जो कि लीजेंड्स का सिनोनिम है। इसमें फिफ्थ नंबर है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड क्राइड ये यूज्ड इन लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो इसमें हमको सही ऑप्शन को चूज करना है, जो कि जो वर्ड है क्राइड उसको लाइन 1 में एक्सट्रैक्ट के यूज किया है। ये है, जसप्रीत क्राइड अ लॉट इन स्पाइट ऑफ विनिंग सेकेंड प्लेस इन अ कंपटीशन। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि जसप्रीत बहुत ज़्यादा रोई जब वो सेकेंड प्लेस कंपटीशन में आई, तब आ चुकी थी तब भी। तो यहाँ पे वो क्राइड का मतलब नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट नहीं है। भी देखिए, जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी सा वाइट टाइगर इन द सेंचुरी। बिल्कुल यही है कि जसप्रीत जो है ना जोर से रोई जब उसने देखा आश्चर्य के मारे एक सफ़ेद टाइगर को पहली बार एक सेंचुरी में। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। सी है, जसप्रीत क्राइड फॉर आवर्स व्हेन द पुलिस वेयर अनेबल टू फाइंड हर लास्ट पेट। कि वो कई घंटों तक रो रही थी। तो देखिए यहाँ पे क्राइड का मतलब रोना नहीं है ना, एक्साइटमेंट में चिल्लाना है। ये सी भी नहीं होगा। और डी देखिए, जसप्रीत हैज बियरली क्राइड सिंस शी सा व्हेन शी वाज 3 years ऑफ एज। तो जसप्रीत जो है ना बड़ी मुश्किल से रो पाती थी जब वो 3 साल की थी। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो क्राइड है वो चिल्लाना है खुशी के मारे या आश्चर्य में, न कि रोना है। अब इसका आंसर है ऑप्शन बी, जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी सा वाइट टाइगर। तो जैसे हमने एक्सट्रैक्ट में पढ़ा है कि यहाँ पे क्राइड का मतलब उत्साह में चिल्लाना होता है, न कि रोना, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। अब क्वेश्चन 5 तक में फर्स्ट का हम लोग आर देखेंगे। तो आर में बी नंबर है कि ओमेगा इट शेल बी डन
सर, रिमूव विटामिन्स। क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर वेल्स, प्रेजेंट विटामिन्स। तो देखो ओमेगा बोल रहा है कि सब हो चुका है, अब विटामिन को रिमूव किया जाए। तो सारे के सारे क्रू जो है ना विटामिन को बॉक्स से बाहर निकाल रहे हैं उनके बेल्ट से, और विटामिन को प्रेजेंट कर रहे हैं। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, और अपने सामने में विटामिन को वो रखे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। सेलो विटामिन्स, उनको निगलो। दे पॉप ऑफ द विटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली, कि उन्होंने विटामिन को खोल लिया और अपने माउथ में डाल लिया और उसको धीरे धीरे खाने लगे। दे ओपन देयर आइज वाइड, देयर हेड शेक्स एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, कि उनकी आंखें जो हैं पूरी तरह से खुल गईं, उनके माथा जो है उनका सर घूमने लगा और अपना हाथ उन्होंने अपने मस्तक पे रख लिया। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डिसिपेयर दैट कोट। थिंक टैंक बोल रहा है कि एक्सीलेंट, अब उस कोट को डिसिपेयर करो। ऑल बोल रहा है इट शैल बी डन सर, सब हो जाएगा सर। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेज, और उन्होंने बुक के पेजों को पलटना शुरू किया। ओमेगा ब्राइटली आह, आयोटा ब्राइटली ओह, ऊप ब्रस्टिंग इनटू लाफ्टर, हंस के बोल रहा है हा हा हा। थिंक टैंक बोल रहा है व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा। ये क्या बोल रहा है मुझको बताओ तुरंत के तुरंत, इसको ट्रांसक्राइब करो ओमेगा। ये लिया गया है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ से। इसमें पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूजेज ऑफ द वर्ड प्रेजेंट फ्रॉम लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो देखिए इसमें लाइन 1 में जो हमने प्रेजेंट को पढ़ा है, तो हमें प्रेजेंट करना माने देना होता है, न कि इसका कोई टेंस से लेना देना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं कि ऊप्स रिसीव्ड अ नाइस प्रेजेंट फ्रॉम थिंक टैंक। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब है देना से, प्रस्तुत करना से, न कि किसी उपहार से। तो पहला तो गलत हो जाएगा। बी, आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन, बिल्कुल यही है कि आयोटा को भी अपना ओपिनियन को फर्मली प्रस्तुत करना था, तो हो जाएगा आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन फर्मली। तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा इसका। सी देखिए ओमेगा मस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड लीव द फास्ट बिहाइंड, कि ओमेगा को फोकस करना था अभी वर्तमान पे, प्रेजेंट पे। तो यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब तो वर्तमान नहीं है, तो नहीं होगा। और डी है ऊप्स डिडंट नो एनी वन इनफ दो अ क्राउड वाज प्रेजेंट। तो यहाँ पे भी देखिए जो क्राउड या भीड़ आ गया था तो ऊप्स को कोई भी चीज़ मालूम नहीं था, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन फर्मली। फिफ्थ में फर्स्ट का बी है कि आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन फर्मली। उसमें सेकेंड देखिए कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट से एक वर्ड को सुटेबली सेलेक्ट करते हुए हमको इस एनालॉजी को, इस सिमिलरिटी को कंप्लीट करना है। इसमें फ्रावन का इस्माइल दिया हुआ है, तो गुनूली का क्या होगा। तो देखिए फ्रावन मतलब होता है कि डिसप्लेजर में भौं का, आईब्रो का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, और इस्माइल जो है उसका अपोजिट होता है सिमिलरली ग्लूमली का मतलब होता है सैडली या डल, और ब्राइटली का मतलब इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पे देखिए ब्राइटली जो है ना दो जगह यूज हुआ है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो, कि ओमेगा के साथ में ब्राइटली लगा हुआ है और आयोटा के साथ में ब्राइटली लगा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रावन इस्माइल अग्लूमली ब्राइटली। अब इसका सेकंड का आंसर है कि फ्रावन का इस्माइल अग्लूमली का ब्राइटली। और इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस द रीजन वाई ऑल क्रू मेंबर्स वर आस्क्ड टू हैव विटामिन्स। यहाँ पे इस ऑप्शन को हमको बताना है जिसमें रीजन दिया हुआ है कि सारे क्रू मेंबर्स को क्यों बोला गया कि वो विटामिन ले लें। तो इसमें इन ऑर्डर टू ए बूस्ट देयर फिजिकल एनर्जी, कि उनका जो शारीरिक एनर्जी है वो बूस्ट होगा। तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, हमने जो पढ़ा है तो गलत हो जाएगा। उसके बाद बी है एडेप्ट टू देयर सर्कमस्टेंसेस, कि उनके आसपास की परिस्थितियों से एडेप्ट करना, ये भी नहीं है। और उसके बाद सी देखिए क्विकली टर्न ऑल द पेजेज, सारे पेजों को जल्दी पलट लेना, तो ये भी नहीं है। पी डी देखिए एकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क, एक महत्वपूर्ण कार्य को, एक स्पष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए, बिल्कुल यही है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आंसर 3 का ऑप्शन डी है एकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क।
अब इसमें फोर्थ नंबर है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड थिंक टैंक मोस्ट लाइकली वांट ओमेगा टू डू व्हेन ही सेड ट्रांसक्राइब। तो इस एक्सट्रैक्ट में जो हमने समझा है कि थिंक टैंक सबसे ज़्यादा ओमेगा से क्या चाहता था जब वो बोला ट्रांसक्राइब। तो इसमें ए दे रहा है रीड अलाउड, जोर से पढ़ना, तो जोर से पढ़ना तो नहीं चाहता था, इसका मतलब ट्रांसक्राइब नहीं होता है। फिर उसके बाद देखिए सेकंड ट्रांसलेट, बिल्कुल वो ट्रांसलेट करवाना चाहता था, क्या है बताओ करके। थर्ड है मेक नोट्स, नोट्स से भी बनाना नहीं चाहता तो ये भी नहीं होगा। इंटरप्रेट, हाँ उसके वो इंटरप्रेट या ट्रांसलेट करना चाहता तो फोर्थ नंबर भी होगा। और फिफ्थ है रिकॉर्ड रिएक्शंस, जो रिएक्शन रिकॉर्ड करवाना चाहता तो ये भी नहीं होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 और 4 है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 4 का आंसर है ऑप्शन बी 2 एंड 4। फिर फिफ्थ नंबर है द प्ले राइट प्लेसेस सर्टेन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन ब्रैकेट्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। इस प्ले राइट में हमने अच्छे से देखा हुआ है कि कुछ शब्द और सेंटेंसेस जो है ना, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसमें ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। लिस्ट एन यूएस दिज बेनिफिट बोथ द डायरेक्टर एंड एक्टर्स, कि हमको 2 तरीके बताना है जिसमें डायरेक्टर और एक्टर को इससे फ़ायदा होता है। तो देखिए इसमें पहला है कि ये जो है ना अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है स्टेज सेटिंग और मूवमेंट को, दूसरा एक्टर्स को हेल्प करता है इमोशंस को समझने में, और डायरेक्टर्स को हेल्प करता है गेस्चर्स में, जिसके कारण परफॉर्मेंस में क्लैरिटी आ जाए। अब इसका आंसर 5 है द वे दिज बेनिफिट बोथ द डायरेक्टर एंड एक्टर्स आर। ए है हेल्प्स विथ अंडरस्टैंडिंग स्टेज सेटिंग एंड मूवमेंट्स। बी है हेल्प्स एक्टर्स विथ द इमोशंस एंड डायरेक्टर्स विथ गेस्चर्स टू गेन क्लियरिटी व्हाइल परफॉर्मिंग। क्वेश्चन 5 के सेकंड में आ चुके हैं। अटेम्प्ट एनी वन अप टू एक्सट्रैक्ट्स गिवन, 2 एक्सट्रैक्ट में एक को अटेम्प्ट करना है। तो 2 का ये है द ट्रीज इन साइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. The trees से लिया गया है कि सारे पेड़ जो हैं अब जंगल की ओर जा रहे हैं, और ये जंगल जो है आजकल बिल्कुल खाली है। यहाँ पे कोई बर्ड नहीं बैठता है, कोई इंसेक्ट, कोई कीड़े नहीं चुभते हैं, और कोई सन यहाँ पे नहीं है जो छाँव में अपने पाँव को रखना चाहता है। ये सारे के सारे फॉरेस्ट जो है ना आजकल एम्प्टी हैं पूरी की पूरी रात, लेकिन सुबह तक फुल हो जाएंगे, ट्री से भर जाएंगे। अब देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली, कि जो सेंटेंस है उसको सही ढंग से हमको कंप्लीट करना है। इट इज़ क्लियर दैट पर्सनिफिकेशन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर नो सन बरी इट्स फिट बिकॉज, कि यहाँ पे क्लियर है कि पर्सनिफिकेशन जो पोएटिक डिवाइस है यूज किया गया है नो सन बरी इट्स फिट में, क्योंकि तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्लियर है कि ये जो पर्सनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सन जो है एक नॉन ह्यूमन है और उसको यहाँ पे एक ह्यूमन की तरह दिखाया जा रहा है जैसे उसके पाँव हों, और अपने पाँव को धूप से बचाने के लिए छाँव में रख रहा है, इसीलिए यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है। अब इसमें आंसर 5 में 2 का बी का फर्स्ट है कि इट इज क्लियर दैट पर्सनिफिकेशन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर नो सन बरी इट्स फीट बिकॉज द सन which is non-human is attributed to the human feature of having feet. इसमें सेकेंड क्वेश्चन है द पोएट हैज यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस इन द गिवन लाइन्स, व्हाट इफेक्ट डज सी विश टू क्रिएट बाय इट्स यूज, कि पोएट ने यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस को यूज किया है, जो लाइन दिया हुआ है वो क्या इफेक्ट पैदा करना चाहती है इसको यूज करके। नो बर्ड कुड सीड, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन। यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये जो नो यूज कर रही है जो पोएटेस है वो, उसका एम यहाँ पे क्या है, इसको जोर लगाना है कि बार बार बताना चाहती है कि कोई भी पेड़, कोई भी जो बर्ड है वो बैठ नहीं पाएगा, कोई भी कीड़ा छुप नहीं पाएगा, कोई भी सन। यहाँ पे वो क्या कर रही है, एम्फेसिस कर रही है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एम्फेसिस। न तो वो कंपेरिजिंग कर रही है, ना कोई राइम बना रही है, ना ही कोई ह्यूमर प्रेजेंट कर रही है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा ए एम्फेसिस। अब इसका सेकेंड का आंसर होगा ऑप्शन ए एम्फेसिस। अब इसका थर्ड का आंसर होगा फॉल्स। अब इसका फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन ए अननेचुरल। अब इसका आंसर फिफ्थ में ऑप्शन सी होगा इट बिल्ड्स मोमेंटम। इसका थर्ड देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, हमको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है।
द एक्सट्रैक्ट यूजेज ट्रीज एज अ सिम्बल फॉर कंजर्वेटिव पीपल। किस एक्सट्रैक्ट में ट्रीज का यूज जो है ना कंजर्वेटिव पीपल के सिंबल के रूप में हुआ है, ये बिल्कुल फाल्स है। यहाँ पे ट्रीज का यूज जो है ना वो कंजर्वेटिव पीपल के सिंबल के रूप में यूज नहीं हुआ है, तो इसका आंसर फाल्स होगा। अब इसका थर्ड का आंसर होगा फाल्स। अब इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। हमको एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है इस एक्सट्रैक्ट से ताकि ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो। द आइडिया ऑफ अ फॉरेस्ट दैट हैज बीन एम्प्टी ऑल दीज डेज इज। तो देखिए ये आइडिया कि जो फॉरेस्ट, ये जंगल जो हैं आजकल पूरे के पूरे खाली हो चुके हैं, ये क्या है? तो देखिए ये अननेचुरल है, ये अप्राकृतिक है, क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं कि जंगल में जो है ना वो पेड़ हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। स्केरी माने डरावना, ना तो ये डरावना है, ना ही मैजिकल माने जादुई है, ना ही ये लेजेंडरी है, कोई कथात्मक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इसका फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन ए अननेचुरल। इसके बाद क्वेश्चन इसका 5 है, हाउ डज द यूज ऑफ इंजामेंट इम्पैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट। तो इंजामेंट का जो यूज है वो इस एक्सट्रैक्ट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? ये है इट फोर्सेस फ्रीक्वेंट पॉजेज। तो ये इंजामेंट में क्या होता है, पूरा कंटिन्यूएशन होता है, सारे के सारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनका, उसमें कहीं पे भी पॉजेज नहीं होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट गलत है। इट सिंप्लीफाइज द मीनिंग, ये मीनिंग को भी सिंप्लीफाइड करता है, ऐसा नहीं है। थर्ड देखिए, इट बिल्ड्स मोमेंटम। हाँ, कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंसेस होने से क्या होता है, मोमेंटम बिल्डअप होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और एंजामेंट एक ऐसा पोएटिक डिवाइसेस है जिसमें कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंसेस होता है बिना पॉज के, और ये इंड तक चलते रहता है, और लाइन इसमें ख़त्म ही नहीं होता। मतलब इसमें जो पोएट या पोएटेस होते हैं वो लाइन आफ्टर लाइन लिखते रहते हैं, लेकिन उसको इंड नहीं करते। डी है इसका, इट मेक्स द लाइन लिरिकल। ये लाइन्स को लिरिकल भी नहीं बनाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा। अब इसका आंसर फिफ्थ में ऑप्शन सी होगा, इट बिल्ड्स मोमेंटम। इसका आर है सेकंड का बी, बट आई कैन गेट ए हेयर डाई एंड ए सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। अब मुझको एक हेयर डाई करने का ज़रूरत है और उसमें ऐसा कलर मुझे लगाना है जिसमें भूरा हो, काला हो या कैरेट कलर का हो। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। अरे जो जवान आदमी बेताब है वो मुझे और मुझको ही प्यार करेगा, न कि मेरे पीले बालों को। फॉर एनी गेगरी से है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पोएट्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में पोएट का टोन क्या है? फर्स्ट बोलता है थॉटफुल, तो थॉटफुल तो नहीं है क्योंकि इसमें कोई सोचने वाला बात हमको पता नहीं चल रहा है। सेकंड है अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव भी नहीं है, कोई अथॉरिटी इसमें दिख नहीं रहा है, तो सेकंड भी नहीं होगा। एजिटेटेड, हाँ ये बिल्कुल एजिटेटेड है, उत्तेजित है, उसके मन में एक उत्तेजना का भाव है कि अगर मैं हेयर को डाई कर लूँगी तो ये हो जाएगा करके, तो थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट। फोर इंसल्टिंग, इसमें इंसल्टिंग वाला कोई बात नहीं है, तो भी नहीं होगा। और फिफ्थ है आर्गूमेंटेटिव, बिल्कुल इसमें आर्गूमेंट दे रही हो कि क्या करने से क्या होगा, तो फिफ्थ भी होगा। तो इसका ऑप्शन 3 एंड 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन बी होगा 3rd एंड 5। आंसर 5 का फर्स्ट में ऑप्शन बी है, 3rd एंड 5। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काज द यंग मैन टू डिसअपियर अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार जो जवान आदमी है वो बेताब क्यों है? क्योंकि जो प्रेम में वो होपलेसली हो चुका है, उसका आशा जा चुका है, जिसके कारण वो जो है बेताब या डिसअपियर हो चुका है। अब इसका आंसर सेकंड है बीइंग होपलेसली इन लव काजेज यंग मैन टू बी इन डिसअपियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द स्पीकर्स नीड टू कलर हर हेयर एज पर द एक्सट्रैक्ट। क्या रीजन के कारण स्पीकर को ज़रूरत है अपने बाल रंगने का इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार? ये है हर कंट्रोल ओवर व्हाट मेक्स हर लुक ब्यूटीफुल, कि उसे वो कंट्रोल कर लेगी जिसके कारण वो काफ़ी खूबसूरत लगेगी। तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं पढ़ा है हमने। हर डिजायर टू बी लव्ड फॉर इनर ब्यूटी, आंतरिक सौंदर्य को प्रेम करने की उसकी इच्छा कारण वो कलर कर रही है, तो कलर क्यों करेगी? आंतरिक सौंदर्य को देखने के लिए, तो भी नहीं है। सी है हर नीड टू चेंज पीपल्स परसेप्शन अबाउट ब्यूटी, वो चाहती है कि लोगों का जो नज़रिया है ब्यूटी को लेके वो चेंज हो, ऐसा भी नहीं है। डी है आर कन्विक्शन दैट सी इज़ ब्यूटीफुल इनसाइड, क्योंकि उसको भरोसा है कि वो अंदर से काफ़ी खूबसूरत है, इसी कारण वो कलर करना चाहती है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
इसका आंसर थर्ड का ऑप्शन डी है, हर कन्विक्शन दैट शी इज ब्यूटीफुल इनसाइड। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द एनालॉजी अबाउट द स्पीकर्स हेयर। स्पीकर को हेयर को लेके ये जो एनालॉजी है इसको हमको कंप्लीट करना है। इसमें येलो, ब्लॉन्डे और ब्लैक कैरेट। तो देखिए येलो कलर उनका हेयर होता है जो कि ब्लॉन्ड पर्सन होते हैं। सिमिलरली कैरेट का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, तो यहाँ पे हम लोग को ऑरेंज लिखना है। अब इसका आंसर 4 में देखिए, येलो का जो रिलेशन ब्लॉन्डे के साथ में है वही रिलेशन कैरेट का किसके साथ में, ऑरेंज का, ये ऑरेंज हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन 5 है कि सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द वर्ड सेट इज यूज्ड इन द सिमिलर मैनर एज लाइन 2 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखिए लाइन 2 एक्सट्रैक्ट में जो सेट यूज हुआ है, तो यहाँ पे सेट माने ये कलर को लगाना या फिक्स करना है। तब देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ये बोलता है आई वांट टू सेट हिम अप एंड गेट माय वर्क डन दिस टाइम। तो देखिए यहाँ पे जो सेट का अर्थ है वो अलग है। वो बोल रहा है कि उस आदमी को मैं बुलाऊंगा या काम करवाऊंगा ताकि मेरा काम हो जाए, तो नहीं होगा। बी होगा, डू यू हैव अनदर सेट ऑफ द बुक्स दैट आई कैन रीड। इसमें क्वांटिटी ऑफ बुक्स को सेट बोला जा रहा है, ये भी नहीं है। सी है, द डेजर्ट नीड्स टू सेट फॉर 2 आवर्स बिफोर बीइंग सर्व्ड। कि जो मिठाई है उसको 2 घंटा सेट होने का या जमने का ज़रूरत है 2 घंटा सर्व करने से पहले। तो देखिए सी ही होगा कि वो कलर को सेट करना चाहती है, तभी कलर उसमें फिक्स होगा। और डी देखिए, द सेट फॉर द स्कूल प्ले लुक्ड क्वाइट ग्रैंड। जो स्कूल प्ले का जो सेट है, ये स्टेज है, वो काफ़ी बड़ा है, तो डी भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसका 5th में ऑप्शन सी करेक्ट है, द डेजर्ट नीड्स टू सेट फॉर 2 आवर्स बिफोर बीइंग सर्व्ड। अब हम लोग क्वेश्चन 6 पे आ चुके हैं, जो कि है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40-50 वर्ड्स ईच। कि नीचे दिए गए में 4 के आंसर हमको देना है 40-50 वर्ड्स में। फर्स्ट है, वैलिडेट द गिवन स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बेबी सीगुल्स फियर। कि जो बेबी सीगुल का फियर था उसको लेते हुए हमको जो स्टेटमेंट है उसको वैलिडेट करना है। फियर्स डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स अदर देन वंस माइंड। कि जो डर है वो और कहीं पैदा नहीं होता, केवल अपने दिमाग में होता है। ये क्वेश्चन है हिज फर्स्ट फ्लाइट 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से। अब इसका आंसर देखिए, द गिवन स्टेटमेंट कैन बी जस्टिफाइड बिकॉज द बेबी सीगुल सा हिज फैमिली फ्लाई। कि जो स्टेटमेंट है इसको जस्टिफाइड किया जा सकता है क्योंकि जो बेबी सीगुल है उसने अपने परिवार को उड़ते हुए देखा। स्टिल ही वॉज टेरिफाइड एज ही थॉट दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिज बॉडी वेट। लेकिन उसके बाद भी वो अंदर से डरा हुआ था क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके जो पंख हैं उसके शरीर के वजन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। द फियर ऑफ फॉलिंग डाउन ग्रिप्ड हिज माइंड एंड ओवर पावर्ड एनी सेंस ऑफ एश्योरेंस। कि जो डरने का डर था, जो गिरने का डर था, उसने उसके दिमाग को पकड़ लिया था और किसी भी प्रकार के एश्योरेंस को वो ओवर पावर कर रहा था। ही वॉज टू स्केर्ड टू इवन ट्राई। वो इतना डरा हुआ था कि वो ट्राई भी करना नहीं चाहता था। इसमें क्वेश्चन 2 है, एक्सप्लेन वाई द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमरली इन फायर। कि हमको एक्सप्लेन करना है कि पोएट को व्यक्तिगत तौर पे क्यों लगता है, उनका क्यों ये दृढ़ विश्वास है कि दुनिया अगर ख़त्म होती है तो वो पहले फायर से ख़त्म होगी। फायर एंड आइस से क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमरीली एंड इन फायर। कि जो पोएट हैं उनका सबसे पहला मत है कि जो दुनिया है वो ख़त्म होगा आग से, बिकॉज ही हैज़ सीन द इफेक्ट एंड रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड एंड अनएंडिंग डिजायर्स ओवर द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो प्रभाव और जो परिणाम है वो देखा है, किस प्रकार से अनियंत्रित और कभी न खत्म होने वाली जो इच्छाएं हैं मानव जीवन को प्रभावित कर रही हैं। ही हिमसेल्फ वॉज द विक्टिम ऑफ द फेरी एस्पेक्ट ऑफ डिजायर। वो स्वयं भी इस समस्या से पीड़ित हैं, यह जो डरावना खतरा है डिजायर का, उससे वो पीड़ित हैं। क्वेश्चन 3 है, वेलीज यूनिक मेडन बस राइड एक्सपीरियंस कुड बी पॉसिबल बिकॉज सी बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज। डू यू एग्री वाई नॉट। तो जो वेली का यूनिक मेडन बस राइड का अनुभव था वो तभी संभव हो पाया क्योंकि वो एक स्मॉल विलेज से आती थी। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो क्यों करते हैं और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। 2 रीज़न इसमें लिखना है। ये मैडम राइड्स ऑफ बस से है। इसका आंसर है कि यस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बिकॉज फर्स्ट में लिखेंगे देयर वाज ओनली वन बस इन वेलीज विलेज दैट सी ऑब्जर्व सेवरल टाइम्स वेयर ए सिटीज हैव मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कि मैं ये जो गिवन स्टेटमेंट है उससे एग्री करता हूँ। तो पहला जो देंगे एग्री में हम लोग रीजन
कि चूँकि वैली के गांव में एक ही बस था और उसको बार बार देखा करती थी, जबकि शहरों में और भी अलग अलग ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं। सेकेंड है, आल्सो शी कुड ट्रेवल अलोन सेफली विच माइट नॉट बी पॉसिबल इन बिग सिटीज ड्यू टू रिस्क ऑफ वेरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज और अटैक्स। और इसके साथ में वो खुद सेफली ट्रेवल कर पाई, लेकिन बड़े शहरों में संभव नहीं होता क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज या अटैक का खतरा होता है। इसमें क्वेश्चन 4 है, गिव वन रीजन वाई द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज मोर अ फेबल देन अ ब्लाड। कि हमको एक रीजन बताना है कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो है वो फेबल ज़्यादा क्यों है ब्लाड के कंपेरिजन में। अब 4 का आंसर है, अ फेबल इज अ फिक्शियस नरेटिव यूजुअली विद एनिमल्स बर्ड्स एक्सेट्रा एज करेक्टर्स एंड शेयर्स a strong message whereas a ballad is narrative verse that can be silly or heroic। तो जो फेबल होता है वो एक काल्पनिक नरेटिव होता है जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, साथ ही साथ एक स्ट्रांग मैसेज वो केयर करता है, शेयर करता है। जबकि बलाड जो है वो एक नरेटिव वर्स होता है जो कि काफ़ी सिली या हीरोइक होता है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन कंटेन्स एनिमल एज करेक्टर्स एंड श्योरली हैज ए स्ट्रांग मैसेज। और द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो है ना, इसमें एनिमल्स जो हैं करेक्टर के रूप में हैं और इसमें एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया है कि किसी को भी हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इट कैन बी कंसिडर्ड मोर अ फेबल देन अ ब्लाड, इसीलिए इसको एक फेबल ज़्यादा कंसिडर किया जा सकता है एक ब्लाड के कंपेरिजन में। क्वेश्चन 5 है, हाउ कैन वी से दैट नातालाया वाज कंटिन्यूसली सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग एन अपर हैंड ड्यूरिंग हर आर्गूमेंट्स विथ लोमो, एनी वन एग्जाम्पल। इधर प्रपोजल से है कि हमें कैसे कह सकते हैं कि जो नातालाया है वो लगातार एक अपर हैंड मेंटेन करने में सक्सेसफुल हो रही थी जब वो आर्गूमेंट कर रही थी लोमो के साथ में। अब इसका आंसर है, वी कैन से दैट नातालाया वाज कंटिन्यूसली सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग एन अपर हैंड ड्यूरिंग हर आर्गूमेंट्स विथ लोमो बिकॉज शी नेवर लॉस्ट कूल व्हाइल प्रेजेंटिंग हर आर्गूमेंट्स about ownership of auction widows and she was able to answer every query and present an argument defeating the one presented by लोमो। तो हम बोल सकते हैं कि नतलाया जो है लगातार सक्सेसफुल हो रही थी एक अपर हैंड मेंटेन करने में आर्गूमेंट के दौरान लोमो के साथ में, क्योंकि वो कभी भी अपना आपा नहीं खोती थी जब भी कोई आर्गूमेंट प्रेजेंट करती थी जो ऑक्शन विडोज है उसके ऑनरशिप को लेकर, और वो एबल थी सारे के सारे जो आर्गूमेंट थे उसके आंसर देने में। जो भी आर्गूमेंट प्रेजेंट करता था लोमो, जिससे लोमो जो है ना डिफीट हो जाता था, हार जाता था। अब क्वेश्चन 7 में आ चुके हैं, आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40-50 वर्ड्स ईच। कि 2 के आंसर देना है 40-50 वर्ड्स में। फर्स्ट है, डॉक्टर हैरियट न्यू हिज पेशेंट्स एज वेल एज देयर ऑनर्स रियली वेल डिस्कस द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो क्वेश्चन द ट्रम्प ऑफ सर्जरी से है कि डॉक्टर हैरियट जो है अपने बीमार जानवरों को भी अच्छी तरह से जानते थे, साथ में उनके मालिकों को भी। इसको हमको डिस्कस करना है। अब इसका आंसर है कि डॉक्टर हैरियट knew his patients' animals as well as their owners really well, because when he saw Tricky in the market, he understood the dog was in pain just by looking him। तो डॉक्टर हेयर जानते थे अपने पेशेंट्स को, एनिमल्स को, साथ ही साथ उनके मालिकों को भी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उन्होंने जब मार्केट में ट्रिकी को देखा था तो तुरंत वो समझ गए थे कि ये जो कुत्ता है वो दर्द में है केवल एक बार देखकर। डिस्पाइट नोइंग ट्रिकीज कंडीशन वॉज ड्यू टू मिसेज पंफरे he never spoke any harsh and advising words to her। लेकिन जो ट्रिकी है उसके कंडीशन को जानने के बाद भी उन्होंने मिसेज पंफरे को कभी भी कोई हार्श या कठिन वर्ड नहीं बोला, नहीं उनको कोई सलाह दिया। इसमें क्वेश्चन 2 है, स्टेट वन लाइकली रीजन द राइटर ऑफ द मिडनाइट विजिटर चोज टू करेक्टराइज आसेबल एज शॉर्ट एंड फेट। कि हमको बताना है कि क्या कारण से जो राइटर हैं द मिडनाइट विजिटर के, उन्होंने चुना जो आसेबल का करेक्टर है वो नाटा होगा और मोटा होगा। अब इसका आंसर है कि द राइटर ऑफ द मिडनाइट विजिटर चोज टू करेक्टराइज आसेबल एज शॉर्ट एंड फेट बिकॉज ही वांटेड टू गिव अ स्ट्रांग मैसेज दैट द ब्रेन इज व्हाट काउंट्स मोर देन ब्राउन पावर। तो देखिए, जो राइटर हैं मिडनाइट विजिटर के, उन्होंने आसेबल को नाटा और मोटा बनाना पसंद किया क्योंकि वो चाहते थे कि एक स्ट्रांग मैसेज दें कि जो महत्व है वो दिमाग का है, न कि मसल पावर का है। ही आल्सो वांटेड टू पोर्ट्रे दैट इन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल अपीयरेंस आसेबल वाज एबल टू हैंडल एनी ग्रेव सिचुएशन। और साथ ही साथ वो इस चीज़ को भी बताना चाहते थे कि अपने फिजिकल अपीयरेंस होने के बावजूद भी, इस टाइप का फिजिकल अपीयरेंस होने के बावजूद भी आसेबल जो है वो किसी भी प्रकार का ग्रेव सिचुएशन को, कठिन स्थिति का सामना करने के लिए, हैंडल करने के लिए वो तैयार था या सक्षम था।
इसमें क्वेश्चन थर्ड है, वैलिडेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फन लर्निंग टास्क टुवर्ड्स सक्सेसफुल कैरियर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिचर्ड इब्राइट इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में। तो देखिए, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में क्यों रिचर्ड इब्राइट जो है ना सक्सेसफुल हो पाए थे फन लर्निंग को यूज करके, इसको हमको यहाँ पे बताना है। ये जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से, कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है जो स्मॉल छोटे छोटे फन लर्निंग टास्क होते हैं एक सक्सेसफुल करियर को बिल्डअप करने में। अब इसका आंसर है कि रिचर्ड स्टार्टेड द कलेक्शन एंड ब्रीडिंग ऑफ बटरफ्लाइज एज अ फन एक्टिविटी, कि रिचर्ड ने जो कलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग है बटरफ्लाइज का उसको एक फन एक्टिविटीज के रूप में शुरू किया। लेटर ही गॉट क्यूरियस अबाउट द गोल्ड स्पॉट्स एंड द सेग्रीगेशन। अब इसका आंसर है कि रिचर्ड स्टार्टेड द कलेक्शन एंड ब्रीडिंग ऑफ बटरफ्लाइज एज अ फन एक्टिविटी। रिचर्ड ने जो बटरफ्लाइज हैं उनको कलेक्ट करना, उनको ब्रीड करना स्टार्ट किया एक फन एक्टिविटी के रूप में। लेटर ही गॉट क्यूरियस अबाउट द गोल्ड स्पॉट्स एंड द सेक्रेशन फ्रॉम देम एंड थ्रू दिस ही वॉज एबल टू डेवलप अ थ्योरी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड लेटर डीएनए। तो देखिए, उन्होंने जो सेग्रेशन था और जो गोल्ड स्पॉट था उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हुए, जिज्ञासु हुए, जिसके कारण एबल हुए एक थ्योरी डेवलप करने के लिए सेल स्ट्रक्चर को लेके और बाद में डीएनए को लेके। दिस शोज हाउ फन लर्निंग रिजल्टेड इन अ करियर एज अ रिनोन सक्सेसफुल साइंटिस्ट। इससे पता चलता है कि कैसे फन लर्निंग के द्वारा एक रिनोन साइंटिस्ट का करियर जो है ना बना या रिजल्ट में आया। अब इसमें क्वेश्चन 8 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। नीचे दिए गए में से एक का आंसर हमको करना है 100 से 120 वर्ड्स में। फर्स्ट आंसर है, मिजबिल एंड द टाइगर बोथ वे लुक्ड आफ्टर बाई ह्यूमंस। मिजबिल और टाइगर दोनों इंसानों के द्वारा देख रेख किए जाते थे। एज्यूम दे बोथ मीट ईच अदर इन द जू। आप एज्यूम करिए कि दोनों जू में एक साथ मिलते हैं। एंड हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट देयर लाइफ स्टाइल एंड फीलिंग्स, और वो बातचीत करते हैं अपने लाइफ स्टाइल और फीलिंग्स को लेके, भावनाओं को लेके। राइट दिस कन्वर्सेशन एज पर यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिजबिल द ऑटर एंड अ टाइगर इन द जू। ये जो कन्वर्सेशन है आपको लिखना है जो आपने चैप्टर पढ़ा है मिजबिल द ऑटर और अ टाइगर इन द जू को समझते हुए। यू मे बिगिन लाइक दिस, आप इसको शुरू कर सकते हैं। टाइगर, थैंक्स फॉर विजिटिंग मी दो आई डोंट यूजुअली लाइक विजिटर्स। ये टाइगर बोल रहा है कि धन्यवाद, आप मेरे से मिलने आए, यद्यपि कि मैं विजिटर्स को पसंद नहीं करता। मिजबिल बोल रहा है, ओ आई वुड लव विजिटर्स आई थिंक, मेरे को विजिटर्स अच्छे लगते हैं, मैं सोचता हूँ। अब देखिए, इसमें टाइगर बोल रहा है, जो कि क्वेश्चन में दिया है वहीं से शुरू करेंगे कि थैंक्स फॉर विजिटिंग मी दो आई डोंट यूजुअली लाइक विजिटर्स। मिजबिल बोल रहा है, ओ आई वुड लव विजिटर्स आई थिंक। फिर टाइगर बोल रहा है, बट वाई टेल मी ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी बीइंग इन दिस केज। कि टाइगर बोल रहा है कि बताओ क्यों ऐसा तुम सोचते हो, क्योंकि इंसान जिम्मेदार हैं जिनके कारण आज मैं इस पिंजड़े में हूँ या कैद में हूँ। मिजबिल बोल रहा है, आई एम हैप्पी एंड सेफ हियर, मैं यहाँ पे खुश और सुरक्षित हूँ। दे टेक गुड केयर ऑफ मी, दैट्स वाई आई डोंट हेट देम एंड फील प्रोटेक्टेड दिस वे। कि वो मेरा अच्छा देख रेख करते हैं, इसलिए मैं उनसे नफरत नहीं करता और साथ ही साथ यहाँ पे मैं सुरक्षित अनुभव करता हूँ। अब टाइगर बोल रहा है, वी आर नॉट इन आवर नेचुरल हैबिटेट बिकॉज ऑफ देम, कि हम अपने प्राकृतिक वातावरण में नहीं हैं, पर्यावरण में नहीं हैं, उनके कारण से। अब मिजबिल बोल रहा है, आई वुडंट नो हाउ टू सर्वाइव इन द वाइल्ड, मैं जंगल में कैसे सर्वाइव करते हैं नहीं जानता। इन वाइल्ड एनी प्रीडेटर कैन इजिली हार्म मी, और वाइल्ड में जंगल में कोई भी शिकारी जो है मुझको आसानी से हानि पहुंचा सकता है। टाइगर, आई गेट योर पॉइंट बट दे कैन लर्न टू को एग्जिस्ट, आई वुडंट विश टू बी टेम्ड एज अ पेट। कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन उनको भी को एग्जिस्ट करने के लिए सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए, और मैं इस तरह से पालतू बनना पसंद नहीं करता। अब मिजबिल बोल रहा है, दैट्स रियली सैड, ये बहुत दुख वाली बात है। आई होप दैट वन डे यू विल बी फ्री इन योर नेचुरल हैबिटेट, कि मुझे भरोसा है कि एक दिन तुम अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने प्राकृतिक आवास में फ्री हो जाओगे। आई होप दे विल अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मुझे भरोसा है कि वो तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे। तब टाइगर बोल रहा है, इट इज़ ईजियर सेड देन डन, कि कहना आसान है करने के कंपेरिजन में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिर भी चलिए अच्छे की उम्मीद करते हैं। अब क्वेश्चन 8 का आर है, सेकेंड है इसका, कि नॉट फॉर वीपिंग नॉर फॉर ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कि न तो रोकर न शोक मनाकर कोई भी दिमाग में शांति हासिल कर सकता है। इफ़ यू हैड टू यूज द मैसेज ऑफ द गिवन कोट फ्रॉम द बुद्धा sermon
द sermon of Banaras to help the boy cope with the loss of his ball and what it signifies, the ball poem, what would you include in your advice? Also evaluate why it might be difficult for him to understand the notion. तो देखिए ये जो हमने पढ़ा है द sermon ऑफ बनारस से, तो ये बुद्धा का इस कोट को यूज करके हमको वो जो लड़का है द बाल पोयम वाला जिसने अपने बाल को खो दिया है उसको हमको समझाना है, ये बताना है कि क्या महत्व है और क्या क्या हम इस अपने एडवाइस में शामिल करेंगे, इसको आंसर में लिखना है। मन इसमें देखिए व्हाट इट सिग्निफाइज कि इसका क्या महत्व है, व्हाट वुड यू इंक्लूड इन योर एडवाइस कि आप अपने एडवाइस में क्या शामिल करेंगे, तो ये इसका भी आंसर लिखना है, इसका भी आंसर लिखना है। साथ ही साथ लास्ट में बोल रहा है कि इवैल्यूएट व्हाट इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द नोशन। अब इसका आर का सेकेंड का आंसर है द रिफरेंस द कोट ऑफ बुद्धा सिग्निफाइज कि जो ये कोट है बुद्धा का वो सिग्निफाइज करता है। फर्स्ट है द लॉस ऑफ इरिप्लेसेबल थिंग्स ब्रिंग्स ग्रीफ एंड सॉरोज टू पीपल कि ऐसी चीज़ों का खोना जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते वो लोगों के जीवन में दुख और दर्द लाते हैं। सेकेंड है बट ओनली बाई लर्निंग टू स्टे काम एंड अंडरस्टैंडिंग द मॉर्टल नेचर ऑफ थिंग्स विल हेल्प इन लिविंग लाइफ नॉर्मली एंड फॉरगेटिंग द लॉस। लेकिन इस चीज़ को सीखना कि कैसे शांत रहें और समझें कि जो चीज़ें नष्ट होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं, वो ख़त्म होंगी ही, हमको जीवन को बहुत आसान तरीके से और हानि को भुलाने में मदद करता है। इसके आगे लिखेंगे कि आई वुड इंक्लूड द फॉलोइंग लर्निंग्स इन माई एडवाइस टू द बॉय कि मैं जो है नीचे दिए गए लर्निंग्स को शामिल करूँगा उस लड़के को जो मैं एडवाइस दूंगा उसमें। फर्स्ट है कि दैट लॉस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एंड इज इनविटेबल कि जो लॉस है वो जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है और इससे बचा नहीं जा सकता। सेकेंड द की ऑफ सक्सेस इज लर्निंग टू स्टे काम एंड फॉरगेटिंग द लॉस और जो सफलता का मूल मंत्र है वो शांत रहना है और हानि को भुलाना है। थर्ड है एडेप्टेशन इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ और एडेप्टेशन जो है समझौता करना जो है वो जीवन में महत्वपूर्ण है। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर द बॉय टू अंडरस्टैंड दिस नोशन इज इन बातों को समझना उस बच्चे के लिए काफ़ी कठिन है। इसका फर्स्ट है ही इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिज वर्ड्स एंड इज अलोन इन द लॉस कि वो अभी काफ़ी छोटा है इन बातों की गहराई को समझने के लिए और इस हानि में वो अकेला है। सेकेंड ही हैज़ नो वन टू एक्सप्लेन एंड मस्ट लर्न फ्राम हिज ओन एक्सपीरियंस और उसको समझाने वाला कोई नहीं है और उसे अपने खुद के अनुभव से इसको सीखना होगा। इसमें क्वेश्चन 9 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स कि नीचे दिए गए में से एक का आंसर को हमको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट है फिक्शन राइटर्स प्रीफर क्रिएटिंग ग्रे करेक्टर्स रादर देन ब्लैक एंड वाइट जो फिक्शन राइटर होते हैं, काल्पनिक कथा लेखक होते हैं, वो ग्रे करेक्टर को क्रिएट करते हैं, ना ही ब्लैक और वाइट को। ब्लैक मतलब जो एकदम नेगेटिव करेक्टर हो, वाइट मतलब एकदम आइडियल करेक्टर हो, उसको छोड़कर बीच वाला करेक्टर को लोग लिखते हैं। एनालाइज दिस इन डिटेल विद रेफरेंस टू बोथ द करेक्टर्स ऑफ द थीव्स स्टोरी इसको हमको एनालाइज करना है और जो दो करेक्टर अनिल और हरी सिंह चैप्टर द थीव्स स्टोरी से उनको लेते हुए, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। इसका आंसर है कि बोथ करेक्टर्स इन द स्टोरी आर नेदर फुली ब्लैक नेगेटिव नार वाइट आइडियल एज दे हैव रिडीमिंग क्वालिटीज एज वेल एज दोज दैट नीड इम्प्रूवमेंट कि दोनों के दोनों करेक्टर जो स्टोरी में हैं वो ना तो फुल्ली ब्लैक है, नेगेटिव हैं, ना ही वाइट आइडियल हैं, क्योंकि उनमें कुछ विशेषताएं अच्छी हैं और साथ में कुछ में सुधार की ज़रूरत है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाई लुकिंग देयर करेक्टर्स इंडिविजुअली हम इसको समझ सकते हैं उनके करेक्टर्स को अलग अलग देख के। पहला है हरी सिंह, ही वॉज एन आर्टफुल एंड टू स्मार्ट थीप फॉर हिज एज अपनी उम्र के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा आर्टफुल और बहुत चालाक चोर था। सेकेंड देखेंगे हाउएवर हिज नेचर चेंज्ड ड्यू टू लव अफेक्शन एंड अनिल्स ट्रस्ट लेकिन उसका जो व्यवहार था बदल गया अनिल के प्यार, लगाव और विश्वास के कारण। देयरफॉर द करेक्टर ऑफ हरी सिंह इज नॉट अ फ्लैट करेक्टर हु इज एदर ब्लैक और वाइट इसी कारण जो हरी सिंह का करेक्टर है वो एक फ्लैट करेक्टर नहीं है जो कि ब्लैक या वाइट हो। अब सेकंड में अनिल का देखते हैं। अनिल वाज हेल्पफुल सिंपल एंड इजली ट्रस्टिंग अनिल जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला, साधारण और जल्दी विश्वास कर लेने वाला है। एट द सेम टाइम ही वाज कैजुअल अबाउट मनी एंड इग्नोर्ड हरी सिंग्स पिलफियरिंग और उसी समय में वो जो है पैसे को लेकर काफ़ी कैजुअल होता है और हनी सिंह की जो चोरी है हरी सिंह का उसको इग्नोर कर देता है। देयरफॉर ही इज आल्सो नॉट अ फ्लैट करेक्टर इसी कारण वो भी एक फ्लैट करेक्टर नहीं है। अब इसका कंक्लूजन देखिए, ग्रे करेक्टर्स प्रेजेंट अ सेंस ऑफ
अनप्रडिक्टेबिलिटी एंड अ मॉरल चैलेंज टू द रीडर्स। जो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं वो एक सेंस ऑफ अनप्रडिक्टेबिलिटी की क्या होगा क्या करेगा इसकी भावना को पैदा करते हैं, साथ ही साथ रीडर्स के मन में एक मॉरल चैलेंज भी लाते हैं। सो हरी सिंह एंड अनिल आर क्रिएटेड एज ग्रे कैरेक्टर्स, जिस कारण हरी सिंह और अनिल को ग्रे कैरेक्टर के रूप में क्रिएट किया गया है। क्वेश्चन 9 का आर का सेकेंड क्वेश्चन है कि ऑनर एमंग थीव्स इज कंसिडर्ड अ पॉपुलर कोड, कि जो ऑनर होता है, सम्मान होता है चोरों के बीच में, वो एक पॉपुलर कोड है। एग्जामिन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एज ए स्टोरी वन अराउंड दिस कोड, कि हमको एग्जामिन करना है जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में कि कैसे इस कोड के इर्द गिर्द जो है ना स्टोरी को बनाया गया। ऑनर एमंग थीव्स इज कंसिडर्ड अ पॉपुलर कोड एमंग थीव्स बिकॉज इट इज बिलीव्ड दैट दे नेवर डबल क्रॉस ईच अदर डिस्पाइट डूइंग ऑल द अनएथिकल डीड्स। तो जो ऑनर एमंग थीव्स जो होता है उसको माना जाता है कि बहुत ही प्रसिद्ध कोड है चोरों के बीच में, क्योंकि ऐसा भरोसा किया जाता है कि वो कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देते, भले ही वो सारे के सारे अनैतिक कार्य करते हैं। दे वुड इवन बी इंक्लाइन टू हेल्प रादर देन बिट्रे ईच अदर, बल्कि उनका झुकाव एक दूसरे को मदद करने का होता है धोखा देने के बजाय। द प्रोटेगोनिस्ट होरेस डनबाई was careful and meticulous in his theft which he conducted once a year। तो जो प्रोटोगोनिस्ट हैं होरेस डनबाई, वो काफ़ी ज़्यादा सावधान होते हैं और काफ़ी ध्यान से वो अपने चोरी को प्लान करते हैं, जो कि वो साल में एक बार करते हैं। He didn't anticipate the role of the lady in red, और उनको जो ना आशा नहीं था कि जो लेडी है रेड में उसके रोल के बारे में। द लेडी इन रेड मेड अ फूल ऑफ हिम, और जो लेडी इन रेड थी उसने उसको धोखा दिया, बेवकूफ़ बनाया। डिस्पाइट बीइंग अ थीफ हर सेल्फ शी डिड नॉट फॉलो द कोड ऑफ ऑनर विच रिजल्टेड इन डनबाई गोइंग टू प्रिजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। और वो खुद चोर थी फिर भी उसने जो कोड ऑफ ऑनर है उसको फॉलो नहीं किया, जिसके कारण उसका रिजल्ट ये हुआ कि डनबाई को जीवन में पहली बार जेल जाना पड़ा। ही फील्ड बेट्रेड ड्यू टू दिस, और उसी कारण से वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उपयोगी लगा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।